किसी को सोलो ट्रैवल करना हो, सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? अगर अपने आप को सही में पहचानना है या अंदर से अपनी आवाज़ निकालनी है या कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो, एक बार तो भले ही आप 2 दिन की करो या 4 दिन की करो, मेरा पर्सनल मानना है कि एक लाइफ में सोलो ट्रैवल करो। एक आजकल नया ट्रेंड चला है ईएमआई पे ट्रैवल करना, व्हाट इज योर एडवाइस ऑन दैट? आ रहा है, मैं ना नहीं बोलता हूँ आपको, बहुत सारे ऑफर देते रहते हैं सबको क्योंकि उनको बिजनेस मिल रहा है, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है कि बॉस ईएमआई पे घूमना इज नॉट अ वाइबल डिसीजन। एडवेंचर विद सम मस्ट विजिट प्लेसेस इन इंडिया। लाइफ में अगर इंडिया घूमना है तो एक अच्छी केरला की 7 या 8 नाइट की आइटनरी के बिना आप सोचिए, एंड इट इज़ ऑल मस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना भैया, लोगों को समझना, उनके दर्द को समझना, उस दर्द को अपना हथियार बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना कि भाई अगर आपके इस पेन पॉइंट का सोल्यूशन मेरे पास है और मैं बोलूँ कि ये सोल्यूशन मैं दे पाऊँगा आपको और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर लो, तो देयर इज नथिंग लाइक इट। सो वेलकम फॉर द येट अनदर पॉडकास्ट। और आज हम पूरा जानेंगे ट्रैवल इंडस्ट्री। ट्रैवल इंडस्ट्री में करियर बनाना हो तो क्या करना चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए और किस तरह बिल्ड कर सकते हो, उसकी बात करेंगे। और इसके लिए बहुत बोले बहुत ऐसे मेरे अजीज दोस्त मेरे साथ है, अतुल जी। वेलकम अतुल जी। थैंक यू सर। सो सबसे पहले बचपन से हाउ वाज योर जर्नी, कहाँ जन्म हुआ, थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिए ना, कहाँ जन्म हुआ, कैसे बिजनेस में आए, क्या था? सो जन्म तो सर मुंबई का ही है, रॉन एंड बॉटअप इन बॉम्बे ही है। ओके। 1995 में 10th पास किए थे हम, और क्योंकि बॉम्बे में 11th-12th स्कूलिंग नहीं, कॉलेज सिस्टम शुरू हो जाता हाँ, कॉलेज हो जाता, जूनियर कॉलेज बोलते जूनियर कॉलेज बोलते हैं। तो 10th पास 95 में हुआ और फादर ने पूछा भाई आगे क्या करने की इच्छा है, तो बोले बीकॉम के अलावा क्या करना, कुछ करना है? तो मैंने बोला नहीं, मैं बीकॉम ही करूँगा। उस टाइम पे भी बीकॉम वॉज अ वेरी बिग डिग्री, हाँ, 95 बीकॉम उस टाइम तक बड़ी मानी जाती थी। बड़ी मान जाती थी। तो मैंने कहा, बड़े गर्व से बोला मैं बीकॉम करूँगा। बोले अच्छी बात है। तो फिर कॉलेज टाइम मैंने कहा सुबह 7 से 11। बोले अच्छा। फिर बोले क्लासेस जाऊँगा। बोले कितनी बार है? मैं कहा हफ्ते में 3 बार अकाउंट्स की क्लासेस लूँगा। बोले अच्छी बात है, बाकी टाइम क्या करेगा? जवाब था नहीं मेरे पास। था नहीं, हाँ, हो गया जितना करना था उतना। तो उनका एक फरमान था, जैसे रिजल्ट आया और कॉलेज एडमिशन सब हो गया तब तक कुछ नहीं बोले, लेकिन एडमिशन के बाद उनका फरमान था, तू कॉलेज जा मत जा, तेरी इच्छा है, बीकॉम करना है, लेकिन 12 बजे तेरी अटेंडेंस ऑफिस में लग जानी चाहिए। वो श्योर था। प्लस पॉइंट ये था, घर और ऑफिस और कॉलेज सब पास पास ही थे। तो ये ऐसा लग रहा है मेरी कहानी चल रही है। मेरा फरमान था 11 बजे तक। और 11 बजे तक कॉलेज थी, तो उसने 11 नहीं बोला, 12 बोला। हाँ। तो 12 बजे एंट्री ऑफिस में मारनी है, मतलब ऑफिस में एंट्री मारनी है। आने का टाइम फिक्स हो गया था, जाने का फिक्स नहीं, वो उनके साथ ही जाना था। वो थोड़े से वर्कहॉलिक टाइप्स थे, उनको ऑफिस ज़्यादा पसंद थी, तो 9 साढ़े 9 बजे रात को जाना उनके साथ कंफर्म था, तब तक नहीं। तो घर पास में था तो क्या खाने वाने की दिक्कत नहीं थी, जो खाना है बोल दो घर से आ जाएगा, वो वाली खानी थी। लेकिन ये फिक्स था कि 12 बजे ऑफिस आना है और 9 साढ़े 9 बजे उनके साथ वापस जाना है। सो टेक्निकली आप बोल सकते हो कि फ्रॉम द एज ऑफ 16.5 आई स्टार्टेड वर्किंग एट द वेरी लोअर लेवल। ये एक्चुअल बोलो ना, मैं जहां से देखता हूँ ये उस टाइम में ये चीजें समझते थे जी। वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर का इंपॉर्टेंस था। आजकल क्या कर दिया है, मैं अलग से थोड़ा ऐड करूंगा। आजकल क्या कहता है, बच्चा छोटा है जी। मैं अभी भी कई पेरेंट्स को बोलता हूँ कि 13-14 साल के मेरे पापा राजस्थान के छोटे से गांव से कलकत्ता चले गए थे। सही है। और वो तो उस जमाने में थे जब 4 दिन तक पता भी नहीं कि बच्चा जी रहा है कि मर रहा है। करेक्ट है। और अभी 18-19 का होने के बाद बोलते हैं अभी तो छोटा है, और उस चक्कर में फिर लगता है कि बच्चे को जो करना वो कर नहीं पा रहा है। सो वेरी वेरी प्रैक्टिकल एक्सपोजर। सो जर्नी भी बड़ी क्लियर थी कि भाई फर्स्ट डे ऑफ द जॉब वाज ऑफिस प्यून। 7 दिन तक कोई काम नहीं था, जितने गेस्ट ऑफिस में आ रहे हैं उनको पानी पिलाना और ऑफिस के लोगों को सामान पकड़ाना, इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से इस टेबल। कारण बड़ा सिंपल था कि उनका मानना था कि जब तक छोटे से शुरू नहीं करेगा तब तक बड़ा नहीं। ये बार बार मुझे लग रहा है मेरी स्टोरी चल रही है कुछ अलग डायमेंशन में। ऐसे शटर खोलने का, झाड़ू मारने का, हमारा वो रिटेल काउंटर था वो पैकेट बना के देने का, आप बोल रहे हो सब कुछ किया। मतलब उनका एकदम बैंक में क्लियरिंग छोड़ना, बैंक भी हमारी ऑफिस के पीछे ही थी। अब ये आरटीजी एनईएफटी का जमाना तो आज चल रहा है, अभी क्लियरिंग बंद हो गई। पहले तो क्या पूरी और पूरी सिर्फ और सिर्फ क्लियरिंग ही चलती थी। तो बैंक में स्लिप भरना, बैंक की क्लियरिंग भरना, हम हर चेक के जेरोक्स निकालते थे, जेरोक्स निकाल के बराबर से एक सेकंड कॉपी बनाना, स्टैम्प रिसीविंग लाना,
ये सब कुछ किया है। मतलब आप समझिए वो 6 महीने जो हैं स्टार्टिंग के, वो सिर्फ और सिर्फ प्यून वाला काम ही किया है सारा। बेसिक मतलब फर्स्ट लेवल। लेकिन बहुत ज़रूरी है वो, नीचे से शुरुआत करने से एक्चुअली उस काम की इम्पोर्टेंस और उस काम में जो छोटे छोटे काम होते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस हमको तब समझ में आती है जब वो काम आप खुद करते हो। खुद करते हो। जब तक वो काम आप खुद नहीं करोगे, भले वो छोटा छोटा काम हो, तब तक उसकी इम्पोर्टेंस आपको समझ में नहीं आएगी। वो कहते हैं ना, आपका पता नहीं, मैं वो स्टोरी मुझे अभी पता है, कॉलेज टाइम तक तो मैं मन में गालियां ही देता था हाँ, कि सब बच्चे, सब मेरे फ्रेंड्स मस्ती कर रहे हैं, कोई शाम को पार्टी कर रहा है, कोई किसी के वो लड़के लड़कियां दोस्त मजे कर रहे हैं, वो सब चल रहा है, और यहाँ दुकान के अलावा कोई काम ही नहीं है। सेम था। बट पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है वो नहीं होता तो आज मैं जहाँ पहुंचता हूँ वहाँ पहुंचता ही नहीं, इतना इम्पोर्टेंट है वो। भाई वो संडे भी ऑफिस जाते थे, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं भी जाता था, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। हम भले ही 3 भाई थे, तो बट वो ऑफिस जाते थे, बट इतना अच्छा था कि संडे को वो 12 साढ़े 12 बजे जाना है और 6-7 बजे तक आना है। और मेरा उल्टा है, सॉरी मैं बीच में थोड़ा गैप, मैं भी वो रिलेट कर रहा हूँ, तो मेरे वो दीवार चल, मेरी वो स्टोरी चल रही है। मुझे संडे के टाइम पे उस टाइम चलता था रामायण, हाँ, तो 10 बजे हमको तो भेज देते थे, खुद उस दिन 11 साढ़े 11 आते थे, वो रामायण देख के आऊंगा। नहीं, संडे हमारा थोड़ा रिलैक्स था, मेरा वाला ऐसे चलता था। कि 12 साढ़े 12 बजे जाना है और शाम को 5:30-6 बजे तक वापस आना है। तो वो था कि मैं चलो 6 बजे के बाद थोड़ी लाइफ अपनी ले लो, बट यही था, इसी तरीके से चलता रहा। कॉलेज और ऑफिस के बीच में हम सीखते गए और काम को बढ़ाते गए और सीखते गए। एडवांटेज ये था कि क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेयर पार्ट या स्टेपनी का नाम दे दिया था ऑफिस में, तो रोज़ सुबह जाके उनसे पूछता था कि आज कौन सी डिपार्टमेंट में या कौन सा काम करना है। ओके तो एक्सपोजर क्या हुआ कि पूरे ट्रैवल डिपार्टमेंट में जितने डिपार्टमेंट हमारे पास थे, ओके, मतलब पहले ट्रैवल का ही काम था पापा का भी ट्रैवल का था, तो वहाँ से हर एक डिपार्टमेंट में या हर एक चीज़ में, चाहे वो रेलवे हो, चाहे फ्लाइट बुकिंग हो, चाहे कुछ भी हो, थोड़ा 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 बेसिक नॉलेज रोज़ मिलता गया, ज्ञान मिलता गया, हम लेते गए, ज्ञान मिलता गया, लेते गए, और वहीं से जर्नी शुरू हुई। लाइफ का ट्विस्ट आया जब हमारे बड़े भाई साहब को टाइफाइड हो गया। हमारी एक ब्रांच ऑफिस कालवा देवी हुआ करती थी। अब उस टाइम पे क्या, कपड़ा मार्केट वॉज ह्यूज। हाँ हाँ, टेक्सटाइल का कपड़ा मार्केट सूरत तो थोड़ा बाद में शिफ्ट हुआ, लेकिन 95 97 क्या आपका स्पीड में देखो आप, तो तो बीउंडी से वैसे कुछ कहा जाता था वैसे। प्रॉपर कालवा देवी जो सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट कालवा देवी हुआ करता था। मैक्सिमम क्लाइंट्स हमारे वहाँ के हुआ करते थे, तो एक ब्रांच ऑफिस थी हमारी वहाँ पे। तो वो भाई साहब बीमार हुए, तो एक आदमी घर का चाहिए था, तो टेम्प्रेरी पोस्टिंग पे मुझे वहाँ बिजनेस दिन जाने के लिए मौका मिला। वो लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब तक क्या था भी, कुछ ट्रेनिंग चल रही थी या चक्कर वाले का मौका था। 2.5-3 साल तक वो ट्रेनिंग चल रही थी। और खुद को साबित करने का पहला मौका मुझे मिला जब मैं उधर गया, और वो 20 दिन के अंदर अपन ने ज़िंदगी का सारा दम वहाँ एक पहला निकाल दिया। और एडवांटेज ये हुआ कि वो जगह मुझे परमानेंट मिल गई, और भाई साहब को, हमारे जो थे, उनको हेड ऑफिस में बोला कि तू यहाँ बैठ के एक्सपेंशन कर, अतुल को वहाँ जाने दे। वो लाइफ का सबसे बड़ा पहला चेरिश मोमेंट जिसको मैं बोलता हूँ कि भाई कुछ अचीव किया, लगा कि हाँ भाई कुछ अचीव किया। वो पहले उस टाइम शाबाशी नहीं देते थे, वो एक तरह प्रमोशन होता है, वही लगता था कि हाँ ये शाबाशी मिल गई जी। तो उस तरीके से वो ऑफिस मिली, और 4 साल तक उस ब्रांच को मैंने संभाला। तो वो एक सबसे बड़ा लर्निंग फेज़ लाइफ का मेरा था, कि जहाँ पे कंप्लीट बेसिक मैनेजमेंट एक ब्रांच को संभालने से लेके और सारा काम देखने के लिए भी, जहाँ पूरा स्टाफ आपको रिपोर्ट कर रहा है, सब आपको कर रहा है, स्टाफ नहीं है तो भी आपको मैनेज करना है, तो भी आपको मैनेज करना है। एट द यंग एज ऑफ 19 से आप बोल सकते हो कि वो क्या बात है, मिला मुझे। गॉट दैट। तो फिर ये मुंबई से सूरत कैसे शिफ्ट हुए और सूरत की जर्नी कहाँ से आई? मैंने कहा 4 साल लगभग वहाँ अपन किए, तो व्हेन आई वाज 23, और ऐसा था कि भाई एक दिन भाई साहब से ऐसी छोटी सी बहस हो गई, और भाई साहब ने ये बोल दिया कि पकी पकाई रोटी तो सब खा लेते हैं, खुद का कुछ करके दिखा तब जानूंगा। तो उनका इशारा ये था कि क्योंकि वो ब्रांच ऑफिस रेडीमेड मिल गया तो तुम्हें चला गया, ठीक है, रेडीमेड तूने ले लिया और वहाँ जाके तो सेटल हो गया, तो कौन सा तीर मार लिया। वो एक ईगो होता है भाई, बोल सकते हैं, ठीक है। मैं तो बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा मेरा ईगो बहुत बुरी तरह हर्ट हुआ था कि ये क्या बोल दिया उन्होंने। और कहीं ना कहीं लगा कि बात तो सच बोल रहे हैं, अगर बात तो सच है, मतलब वापस बोलूँगा बात सच है, क्योंकि वो ईगो तो था ही, लेकिन कहीं ना कहीं हर्ट भी ऐसा हुआ कि ये बात तो एकदम सच बोल रहे हैं। सुना था कि सूरत बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, और
एक अपॉर्चुनिटी सूरत में आ सकती है, सुना था खाली, कोई रिसर्च नहीं कुछ नहीं। रात को भाई साहब से ये बात हुई, अगले दिन सुबह एक लोकल ट्रेन की टिकट पकड़ के चुपचाप से मैं आ गया सूरत। ओ, तो सूरत क्यों आए? बोलता रहा हूँ, खाली सुना था ओके, वैसे ही। वैसे कि भाई बॉम्बे के पास में है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, बहुत बड़ा मार्केट है, अच्छा स्कोप है, ये है वो है करके इसे सुना था। तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे ही सूरत आए? क्या बात। बैकग्राउंड में तो है बट ठीक है, हाँ। उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बट एक ही ठीक है। बैकग्राउंड था। तो मुझे वो नहीं बोलना कि भाई क्यों, मतलब हाँ, रीजन था, बट बेसिकली सूरत जाना है वैसे। सूरत जाना है। और बोलते रहो, गुजरात क्वीन जो लोकल सुबह ट्रेन चलती है उसकी लोकल टिकट पकड़ के बोरीवली से आ गए सूरत की, और एक ऑटो पकड़ के थोड़ा सा रेकी वेकी करके, उस टाइम आप जानते हो बटार और गोरधोड़ ये सबसे बड़े रोड हुआ करते थे, और मार्केट घूमे, थोड़ा सा मार्केट पहले घूमे तो पूरा टेक्सटाइल मार्केट देख के मैंने कहा यार ये तो कल्चर अपने बॉम्बे में है नहीं, हाँ, टेक्सटाइल मार्केट ही था उस टाइम तो, और कुछ था ही था ही नहीं। नहीं, तो ये तो कल्चर है नहीं। तो शाम होते होते फिर 4:30 बजे कोई ब्रोकर्स के थ्रू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक दुकान अपन ने देखी, जो अपने को लगा कि हाँ भाई ये थोड़ी सी अपने को जम सकती ठीक सक रही है। और बात हुई, प्राइस वाइज उन्हें बताया ये प्राइस में आपको जगह मिल जाएगी। तो पहले तो ताज्जुब लगा क्योंकि बॉम्बे के रेट यहाँ, बॉम्बे यहाँ के रेट यहाँ। मुझे अभी भी याद है मेरी शादी के टाइम पे, कोई मतलब सिलीगुड़ी शायद मेरी शादी, वहां से कोई बिल्डर आए थे मेरी शादी में जी, तो उनको ऐसे जहां हम रुके थे उनके बड़ी सी एक बिल्डिंग नई कंस्ट्रक्ट हो रही, तो उनको कुछ रेट पूछा, बोले इसका रेट क्या है? तो रेट बताया, बोले 550-600 रुपये से रेट था। बोले पूरी बिल्डिंग खरीद लेनी चाहिए, और लग रहा था पागल हो गए हैं क्या। तो मैं बोलते रहा हूँ कि जो रेट आया तो मन में मुस्कुराहट आई कि यार ये तो हिम्मत करने जैसी चीज, पॉकेट में मिल रहा है। हाँ मतलब अब बॉम्बे से कंपेयर करूँ तो शाम को वापस गया और डिसाइड किया कि भाई अपने सूरत जाएंगे और ये जुआ खेलेंगे। 18 अक्टूबर 2003 को सूरत आया था पहली बार, ओके, क्योंकि भाई साहब की वर्ड्स ऐसे चिपक गए थे कानों में, पकी पकाई मिली है, पकी पकाई मिली है। तो ये एकदम डिसाइडेड था कि पैसा तो वहाँ से नहीं नहीं लेना। लूंगा, ओके, फादर से पैसा नहीं लूंगा, मतलब नहीं लूंगा, वरना वापस वही कहानी आती कि पैसा तो हाँ हमने पैसा तो मिल गया, ठीक है, पैसा तो हम नहीं दिया। मीन अच्छा, मेन क्या होता है, सपोर्ट तो पैसा ही होता है, पैसा ही होता है, ठीक है। तो ये भी जिद थी कि पैसा भी नहीं लूंगा। एक फ्रेंड को अप्रोच किया कि भाई 5 लाख रुपया लोन चाहिए, एक बार देखा, हाँ ठीक है, 1 साल में तुझे वापस कर दूंगा। अब क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा था, सब अच्छा था, उसको मालूम था अभी काम अच्छा है, उसने पूछा भी क्यों चाहिए, मैंने कहा भाई तो दे सकता है तो बात करो। अब दोस्ती अच्छी थी, हाँ हाँ ठीक है। तो उसके बाद भी खुद के पास उसने अपने फादर से बात करके इंटरेस्ट पे मुझे 5 लाख रुपए दे दिए। वो 5 लाख रुपए लेके मैं आ गया सूरत, और आप बताइए 3 दिन के अंदर 5 लाख रुपए यूज़ कर लिए। दुकान खरीद ली, हाँ दुकान खरीदना, थोड़ा सा बेसिक फर्नीचर खरीद लिया, एक कंप्यूटर खरीद लिया, एक भाड़े का घर ले लिया, और हल्का सा ऑफिस में कलर वलर कर, हाँ वो ठीक है, जो 5 लाख रुपए जो बेसिक थे वो पूरे एक हफ्ते के अंदर मैक्सिमम जीरो, विद जीरो कैपिटल अपन ने फिर स्टार्ट किया। 18 अक्टूबर को पहली बार आया था, 2 नवंबर को अपने बैठना शुरू कर दिए। अब चैलेंज ये कि सूरत की दिवाली तो आज भी एकदम धमाकेदार होती है, हाँ। उस जमाने में तो और और धमाकेदार होती है। बॉम्बे में तो क्या 2 दिन की छुट्टी होती है, थोड़ा सा दिवाली का टाइम। हाँ, मैं तो कई बार बोलता हूँ सूरत एकमात्र ऐसा शायद दुनिया में शहर है जहाँ पे बिजनेसमैन को 10 दिन की छुट्टी मिलती है, दिवाली के बाद एकदम वैकेशन। तो उस टाइम तो मतलब समझिए, अब अपने कोई चीज़ मालूम नहीं थी, अपने दिवाली के आसपास आए तो एकदम सन्नाटा, गली की गली खाली, दुकानें की दुकान बंद। मैं अब सोचा ये कहाँ आ गया मैं, मतलब सब कुछ बंद है। तब थोड़ा बहुत पता लगा, तब मालूम पड़ा कि भाई ऐसा है कि सूरत में लाभ पाचम के बाद ही सब खुलता है, अभी आराम करो। मैंने कहा ठीक है चलो भैया, क्या कर सकते हैं। पापा से थोड़ी लड़ाई भी हुई कि क्यों जा रहा है, ये कर रहा है। मैंने कहा देखो अब एक बार तो जाऊंगा, अब मन में आ गया है तो करके देखना है। करके देखना है। तो 2 नवंबर को मैं आ गया, और 15 दिन तक तो ऐसे ही बंद था तो कुछ हुआ नहीं, बट फिर चालू हुआ एक एक करके। हमारा उस टाइम पे मेजर काम होलसेलिंग का था, कंसोलिडेशन जिसको हम बोलते हैं, B2B जिसको अपने बोलते हैं, वो हमारा एक मेजर काम बॉम्बे में भी था, और वही काम अपने को अच्छे से आता था। तो अपन ने क्या किया, 10 दिन में आइडेंटिफाई किया कि बॉम्बे और सूरत में क्या सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है B2B को, गैप को लेके। यहाँ पे थोड़े मोनोपोलिस्टिक एजेंट्स थे जो एजेंट्स को अच्छे से ट्रीट भी नहीं कर रहे थे, सर्विस भी नहीं दे रहे थे, कमीशंस भी कम दे रहे थे, और सब कुछ नहीं दे रहे थे। अपन ने इस प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई किया, फिर सूरत के लोकल एजेंट्स को अप्रोच करना स्टार्ट किया विथ एन आंसर टू द प्रॉब्लम दे वर फेसिंग।
कि भाई ये प्रॉब्लम आपको एग्जिस्टिंग से आ रही है, ये मैं सॉल्व कर दूंगा, ये मैं सॉल्व कर दूंगा, ये मैं कर दूंगा। तो बोलने में और करने में फ़र्क होता है। अपने बोलने को तो बहुत कुछ कमिट कर देते हैं, लोग जल्दी से यकीन नहीं करते। हाँ, वो तो करने पे यकीन करेंगे। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक एजेंट ने भरोसा रखा हम पे और इमीडिएटली हमसे काम शुरू किया। और 1-2 दिन उसने बुकिंग लिखाई, और जब उसने देखा कि जो हम बोल रहे हैं वो वो दे कर नहीं रहे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका शुक्रगुजार हूँ मैं कि उसने उस चीज़ को प्लस देखा। और उसने फिर क्या किया ना, क्योंकि वो पुराना था सूरत में, उसने हमको एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा ऐसे लिंक agent जोड़े। से मिलाना शुरू किया। वहाँ से जर्नी शुरू हुई, जहाँ पे फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि भाई आप अतुल से काम कीजिए, ये आपको रात को भी फ़ोन उठाएगा, आपको सर्विस भी देगा, आपको अच्छा जो कमिट कर रहा है वो भी देगा, कनेक्ट्स भी अच्छे हैं, अच्छे फेयर्स भी ला के देगा, डील भी ला के देगा, सब ला के देगा। वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई। बराबर। थोड़ी स्ट्रगल थी इनिशियली, टाइम ऐसा भी था कि जेब में 10 रुपये भी नहीं थे, क्योंकि मैंने देखा 5 लाख लाए थे, 5 लाख तो खर्च जो हो लग गए। गया था, बराबर। तो जब तक पूरा रोलिंग सर्कल स्टार्ट नहीं हो तब तक तो ये भी था कि कैश नहीं है जेब में, तो नहीं है। तो 7-8 दिन ये भी था कि जेब में कैश नहीं है। तो उमा भवन के पास रहते थे, उमा भवन से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वॉकिंग जाना, वॉकिंग आना। क्या बात है, वो पैसे स्ट्रगल। नहीं थे, नहीं थे तुम, नहीं थे, बराबर है। तो ऑफिस तो जाना ही है। ऑफिस से जाना ही है। और ये भी जिद थी कि पैसा घर से मंगाना नहीं है, बॉम्बे से ना गाड़ी मंगानी है, ना कुछ मंगाना है, ना कुछ मंगाना है, ये एकदम क्लियर था। सो डेली वॉकिंग जाना, वॉकिंग आना। जब तक कैसा आया नहीं, पहला ट्रांजेक्शन का पैसा आया नहीं, तब तक तो हो जाना ही था, कुछ करे। सो एक वो टाइम जहाँ पे सब कुछ ऑलमोस्ट ऑफलाइन था, जब आपने जो 2000 या 9 अर्ली 2000 की बात कर रहे हो, 2003 और से अभी सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। जी। मतलब वो जैसे हो ना, वो टिप ऑफ द ट्रिप में रेट मैं देख सकता हूँ, कर सकता हूँ, पहले तो कुछ पता नहीं था। सो व्हाट डिफरेंस यू सी इस पूरे एक एरा में? सर देखो, मज़ा तो पहले ही था, नो डाउट। आप अगर मज़े की बात करो हाँ। या चैलेंज की बात करो, ये तो पहले ही था। पेपर टिकट का ज़माना था, हाथ से टिकट लिख के इशू करते थे। फिर आया कंप्यूटराइज टिकट का ज़माना, तो बड़े बड़े लेज़र प्रिंटर आते थे। हाँ हाँ हाँ, एकदम कर बोल। उसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि उसका अलाइनमेंट अगर सेट नहीं हुआ ना, हाँ, तो उल्टा ऊपर नीचे। पूरी टिकट उल्टी प्रिंट होगी और आपको टिकट को वेस्ट करके पैसा भरना पड़ता था। एवरी टिकट वॉज अ कॉस्ट। आपने अगर गलत प्रिंट भी किया है तो उसे खर्चा लग जाता था। खर्चा लगेगा। ओके, मैं समझा गलत प्रिंट होके रह जाता था। नहीं नहीं सर, अगर टिकट गलत प्रिंट हुई है तो क्योंकि एयरलाइंस के लिए भी वो टिकट का एक कॉस्ट था, तो 500 रुपया डॉक्यूमेंटेशन चार्ज बोल के एवरी रॉन्ग टिकट प्रिंटेड हमको एयरलाइंस को पे करना था उस ज़माने में। ओ वहाँ टिकट फंस गई प्रिंटर में, हाँ। या गलत प्रिंट हो गई, नाम की जगह पे ऊपर नीचे हो गई, अलाइनमेंट गलत हो गया, कुछ भी हो गया, टिकट पहली बात तो वैलिड नहीं है, आपको जाने नहीं मिलेगा। दूसरा चैलेंज ये था कि ये नहीं कि हमने बोल दिया गलत प्रिंट हो गई और बोल दिया नुकसान हो गया। एवरी सिंगल रॉन्ग टिकट प्रिंटेड 500 रुपया आपको जेब से पे करना। ओहो। तो जब टिकट प्रिंटिंग होती थी तो हमको बहुत केयरफुली देखना पड़ता था कि भैया एक एक अलाइनमेंट प्रॉपर है कि नहीं है। सर, तो 500 रुपया फटका है। हड़बड़ी करे या जल्दबाजी की, गए। प्लेटिंग के एरियाज आते थे, मैनुअल प्लेट करना पड़ता था, सब करना पड़ता था। और सबसे इम्पोर्टेंट, कई सेक्टर्स की, इंटरनेशनल सेक्टर्स के फेयर कैलकुलेट करने पड़ते थे मैनुअली आपको। ओ, मतलब वो वहां से नहीं आते, आपको करने पड़ते थे? हाँ जी, कुछ स्पेशल फेयर्स कुछ ऐसे होते थे कि जहाँ पे हमको फेयर कैलकुलेट करने पड़ते थे, और ये बहुत अच्छा कैलकुलेशन टेबल था उसका, ओह, जिसका रोज ROI चेंज होता था इंटरनेशनल करेंसी के हिसाब से। हाँ ठीक है। एक गलती की डिफरेंस का डेबिट नोट आपको एयरलाइंस भेज देगी। और कभी ज्यादा कैलकुलेशन कर दिया तो? ज़्यादा थोड़ी एयरलाइंस वापस करने वाली है सर। मुझे किसी को देखा है आपने कि ज़्यादा पैसे मिल गए? ऐसी मैं बोला, गलती तो दोनों साइड हो सकती है ना। कम का भुगतान करना है, कभी ज़्यादा करके एयरलाइंस को दे दिया तो वापस थोड़ी कोई एयरलाइंस देगी, वो तो दे दिया वो ये जानती थी। अच्छा, क्लाइंट ने भी दे दिया, आपने भी दे दिया, तो ख़त्म कहानी। तो उस तरीके से था, तो चैलेंज था। और मार्केटिंग करना, ये करना, वो करना, एक चैलेंज, मतलब मज़ा आता था करने के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ देखो, हर चीज़ के क्या होता है नवीन भैया, प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं। तो जब पेपर टिकट का ज़माना था तो हमारी रीच लिमिटेड होती थी, बिकॉज आपको फिजिकल टिकट भेजनी है, चाहे आंगड़िया से भेजनी है, चाहे कुरियर से भेजनी है, चाहे आदमी दे के आए, तो आपकी रीच जो होती थी ना, वो आपके सर्कल तक ही सीमित थी। आप यहाँ बैठे बैठे दिल्ली में काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप टिकट भेजोगे कैसे, या गुवाहाटी में काम नहीं कर सकते, टिकट भेजोगे कैसे। जब ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन में शिफ्ट हुआ और पेपरलेस टिकट का शुरू हुआ,
एडवांटेज हमारे लिए भी ये हुआ कि मैं सूरत में बैठे बैठे आज भी कहीं पे भी वो हो सकता है। मेरा एक एजेंट तिनसुकिया में भी है, मेरा एक एजेंट विशाखापट्टनम में भी है, मेरा एक एजेंट जम्मू में भी है। क्योंकि क्या करना है, डील अच्छी है मेरे पास या प्रोडक्ट अच्छा है मेरे पास में, तो मुझे उसको पेपरलेस चीज़ भेजनी है जो व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू उसको मैं इजीली भेज सकता हूँ। तो हमारी रीच बढ़ गई। बराबर जो कॉस्ट ऑफ बैक ऑफिस का था कि उनको 10 डिलीवरी के आदमी रखने हैं, वो 2 आदमी से काम हो जाता है। बराबर है। अब ये डिलीवरी काम भी नहीं है, ठीक है। जैसे मैं भी आपसे बुकिंग करवाता हूँ तो आप भेजते हो, मैं हर बार बोलता पेपर ये काम क्या है, सब व्हाट्सएप पे आ गया, उसका बोर्डिंग पास बोर्डिंग सब कुछ ऐसे जरूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है। एडवांटेज डेफिनेटली है। मैंने कहा मज़ा आता था वो अलग मैटर है, बट एडवांटेजेस काफ़ी अच्छे हैं। फेयर कैलकुलेशन की गलती नहीं हो सकती, सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया है। बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम एयरलाइन सारे फेयर खुद ही फीड कर देती है। आपने अगर राइट एंट्री डाली है तो एग्जैक्ट फेयर एग्जैक्ट सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो काम वैसे कम हो गया, इजी हो गया, अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी हो गई, रीच बढ़ गई। प्लस एविएशन अगर आप देखो, जहाँ पहले इंडिया में साइज़ ये था, वो भी ह्यूज हो गया है, मतलब लग्जरी आइटम से आज एयर नेसेसिटी हो गई हो गई है। बराबर है। जैसे मोबाइल के बिना आप नहीं रह सकते, उसी तरीके से आज की तारीख में आप देखो तो एयर ट्रैवल ऐसा हो गया कि भाई हर आदमी ट्रैवल वो कोई टाइम में ट्रेन 3 टायर एसी जो बोलो ना, उस टाइप का हो गया है कि वो आराम से हर कोई हम कर सिंपल बोलते भैया, सेकेंड एसी का जो पैसेंजर था ना, वो भी फ्लाइट में आ गया। बराबर, वो भी फ्लाइट में आ गया 100% आ गया। तो ट्रैवल बढ़ा ही है इंडिया में और बढ़ेगा। मतलब अभी तो हम कहीं पहुँचे ही नहीं है। जो हमारी संख्या है लोगों की, जनता की, या जो हमारी डिमांड है, मेरा तो आज भी मानना है कि हम 15-20% से तक ही पहुँचे हैं डिमांड के। ओके, मतलब 80% वाइड मार्केट है अभी भी। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, दिखता है। और कुछ अभी भी थोड़ा सा एक जो इंफ्रा डेवलप करने पे पीछे सरकार लेके, उसका बहुत बड़ा रोल होगा कि बहुत सारे डेस्टिनेशन जहाँ पे फ्लाइट पहुँचती नहीं है और लोगों को जाना है। मोदी जी के राज्य में एक चालू हुआ था उड़ान स्कीम करके, उड़े देश का हर नागरिक, इसका नाम दिया गया था। हाँ, जहाँ पे सरकार ने 2 टायर सिटी और 3 टायर सिटी एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए स्कीम लॉन्च की थी। हाँ, कि भाई एक 2 टायर सिटी से 3 टायर सिटी को कनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने उड़ान स्कीम लॉन्च की थी। सबसे खास बात, शायद बहुतों को नहीं मालूम होगा, गवर्नमेंट ने प्लेयर्स जो ऑपरेट करते हैं उनको बोला कि अगर आप 2 टायर और 3 टायर को कनेक्ट करते हो तो हम सब्सिडी भी देंगे आपको। ओके, जिससे आपको लॉस का हाँ जो है, हाँ, आपको डर लगे कि लॉस होगा, सेक्टर चले नहीं चले, चले नहीं चले, तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी प्रॉमिस की कि आपको पर सीट हम सब्सिडी देंगे। आप मानेंगे नहीं, इट वॉज एन हिट। अगर आपको याद है, सूरत से किशनगढ़ फ्लाइट चालू हुई थी, सूरत से बेलगांव फ्लाइट चालू हुई थी, ये सब उड़ान स्कीम में ही चालू हुई थी। जहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि भैया तू 2 सिटी कनेक्ट कर, थोड़ा हम करेंगे, थोड़ा आप तो करो, मिलके हो जाएगा, मिलके हो जाएगा। दोनों सेक्टर सुपर डुपर हिट चले। अभी सूरत जामनगर चालू हुई है, वो भी इसी में चालू हुई है उड़ान में, जहाँ पे एक जामनगर 3 टायर सिटी होगी और सूरत 2 टायर हो गई। दोनों को कनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई है। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है एविएशन को। बहुत सारे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स आने की बात चल रही है। हाँ, एयरपोर्ट बहुत सारे अगर आप देखो तो सूरत का एयरपोर्ट थोड़ा टाइम लगा, डाउट नहीं बोलता, लेकिन टाइम नहीं लगा, बट आज आप देखो तो एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट तो हमारे पास डेफिनेटली है। और अगले 1 साल के अंदर जितना डेवलपमेंट और आ रहा है अभी इनसाइड दी एयरपोर्ट, जहाँ पहले कोई काउंटर्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, आज आप देखो तो अच्छे अच्छे खाने के काउंटर्स हो गए हैं, बराबर, हाँ, अच्छे अच्छे मर्केंटाइज खुल रहे हैं, अच्छी ब्रांड्स आ रही है जो सूरत में अपना एयरपोर्ट पे काउंटर्स खोल रही है। दैट मींस पीपल एंड ब्रांड्स आर रिकॉग्नाइजिंग सूरत एज अ बिग सिटी नाउ। बिग सिटी, और ऐसे दूसरा ग्रो भी कर रहा है। चलिए, सो एक इसको नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं। सो किसी को इस तरह ट्रैवल, आप जैसे ट्रैवल बिजनेस करते हैं वैसा शुरू करना हो, तो उसके लिए फॉर्मल एजुकेशन क्या चाहिए, कैसे चाहिए, व्हाट इज योर एडवाइस ऑन दैट? सो टेक्निकली हम तो बोलते हैं, जो हमारी ऑफिस में भी लोग काम करते हैं, पैशन, हंगर, अगर ये 2 चीज़ है ना, जो एजुकेशन में 12th पास भी चलता है उनको तो गॉट दैट। ठीक है। पैशन और हंगर, ये 2 चीज़ आप देखो, कोई भी बिजनेस करना हो या कुछ भी करना हो, अगर ये 2 चीज़ मिसिंग है तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। भले ही आप बड़े से बड़ी डिग्री लेके आ जाइए, लेकिन अगर वो पैशन और हंगर ही आप में नहीं है तो डिग्री भी क्या काम की। तो डिग्री नहीं चाहिए, पैशन चाहिए। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है ये कंपेरेटिवली अदर बिजनेसेस,
क्योंकि सर्विस सेक्टर है। तो एक वो विश्वास जमाने में टाइम लगेगा। हाँ जी, तो आपको सबसे पहले तो क्लाइंट को ये कन्विंस करने में टाइम लगेगा कि भाई हम ये सर्विस दे सकते हैं या मैं अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। दूसरा, आप ये सोचो कि आज क्लाइंट का फ़ोन आया, मैं आज घूमने निकला हूँ तो शाम तक रिवर्ट नहीं करूँगा, चलेगा, अगले दिन ऑफिस जाके देखूँगा, करूँगा नहीं। ये बिज़नेस से मतलब 24/7 24/7 का है। आप बिज़नेस में हो। बराबर है। मुझे जस्ट मतलब आपके साथ एक्सपीरियंस रहा है ये सब बुकिंग, और मुझे भी पता है कि आपको जो एयर टिकट का बुकिंग है उसमें इमरजेंसी नंबर भी रात को 3 बजे भी कॉल कर सकते हो। जी। वैसा नंबर भी और उठाता भी है। सो दैट इज वाई वो बंदा उठाएगा भी। जितने मेरे क्लाइंट्स हैं उनको टॉप मैनेजमेंट के नंबर्स उनके ऐसे, अगर आप कविन भैया को जानते हैं कि बाई चांस गलती से 3 बजे वो बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया और उनको इमरजेंसी है, तो उनको मालूम है कि मुझे अतुल गुप्ता को फ़ोन करना है और अतुल गुप्ता 1 घंटे में फ़ोन उठाएगा, ये चैलेंज है। बराबर है। आज तक का रिकॉर्ड रहा है 1 से 2 घंटे के बीच में मिडनाइट में भी बराबर है। अपन ने फ़ोन उठाया है और उस चीज़ को अपन ने, अगर पॉसिबल हुआ तो अपन ने सॉल्व किया। रात को 3 बजे कॉल कौन करेगा नवीन भैया? इमरजेंसी तभी करेगा ना वो। आप रात को 3 बजे मुझे 10 दिन बाद की सूरत दिल्ली का फेयर पूछने के लिए फ़ोन नहीं करोगे। बराबर है। रात को 3 बजे ग्लिच हुआ है, मुझे एकदम वही इमरजेंसी कह रहा हूँ, रात को 3 बजे आप 10 दिन बाद का सूरत दिल्ली का आपको फेयर चाहिए, वो पूछने के लिए फ़ोन नहीं करोगे। बट वो सेंसिटिविटी समझ के उसका सिस्टम बना के रखना इंपॉर्टेंट है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर रात को 3 बजे आपके घर में कोई इमरजेंसी हो गई है, कोई आपदा हो गई है और आपको नेक्स्ट दिन 8 बजे की फ्लाइट में जाना इंपॉर्टेंट है, जो भी है, जो भी वॉट एवर रीजन, वो इम्पोर्टेंस पे ही आप मुझे कॉल करोगे। वो चीज़ को हम भी समझते हैं। तो सर्विस सेक्टर बोल के सिर्फ सर्विस अगर नहीं दी मैंने, पूरा गेम जो है, पूरा गेम इंडस्ट्री का जो हमारे में डिपेंड करता है वो सर्विस पे डिपेंड करता है। मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है बेचने के लिए कि मैंने आज ये प्रोडक्ट बनाया या कोई मोनोपोली प्रोडक्ट मेरे पास हाँ, है। यहाँ से लेके यहाँ ट्रांसफर करना है, पीछे सर्विस का ही जो कमाई खाना है। प्राइसिंग, टेक्निकल प्रोडक्ट, सब कुछ मेरे पास। तो भाई एयरलाइन से ही माल लेना है या होटल से ही माल लेना है और वो आपको देना है, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि मैं करेक्ट टाइम पे करेक्ट चीज़ सजेस्ट करूं आपको, और करेक्ट चीज़ के साथ में एकदम प्योरिटी के साथ में वो चीज़ सही से आपको दूं, जहाँ पे आपका टेंशन या हेडेक नहीं होना चाहिए कि आपको, अरे मैंने तो ये लिखाया था तुमने ये इशू कर दिया। नहीं, हम जब टिकट इशू करते हैं हम 2 बार 3 बार खुद पहले चेक करते हैं, फिर आपको भेजते हैं, फिर आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि नवीन भी एक बार जरा आप भी चेक द ऑल डिटेल्स एक बार। रीज़न ये है कि भाई हो सकता है कि 1% हमसे भी गलती हो जाए, तो अगर हम आपको भी बोलते हैं आप भी रिक्वेस्ट चेक कर लीजिए। सिस्टम में प्रोसेस सेट कर रखे हैं कि हर एक चीज़ 2-2 3-3 बार चेक होती है, इसीलिए 24 घंटे पहले बोर्डिंग पास भेजना, ये भेजना, सब कुछ सिस्टम किसके लिए सेट किया, रिमाइंडर्स भेजना। हाँ, ये सब जो आप बोल रहे हैं मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो आपके साथ बहुत काम किया है। जब वही कह रहा हूँ, रिमाइंडर भेजने का एडवांटेज ये था कि एक बार एक ऐसा ही हादसा हुआ ऑफिस में कि क्लाइंट बड़ा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर था, उसने टिकट विकेट लिखा दी और अगले दिन उसकी फ़्लाइट छूट गई। बात थोड़ी पुरानी है, तो उसका फ़ोन आया, अगर अतुल तेरी गलती तो नहीं है, लेकिन क्या यार, मैं इतनी टिकट लिखाता हूँ ना, कभी कभी मैं ही भूल जाता हूँ कि मुझे ट्रैवल कहाँ करना है। तो ऐसा कुछ कर सकता है कि यार मुझे एक दिन पहले तो एक रिमाइंड करा दिया कि भैया कल आपकी ट्रैवल है, तो यार थोड़ा सा मेरे को हाँ, कि नहीं करना तो कैंसिल करा दो एटलीस्ट, हेल्पफुल हो जाएगा मेरे लिए। मैंने कहा पॉइंट टेकन सर। अब उनका आइडिया इतना अच्छा लगा मुझे कि उनके लिए क्यों, सबके लिए कर दें। सबके लिए कर देते हैं। एक आदमी सेट करना है ना, सिस्टम सेट करना है। तो उनकी बात इतनी अच्छी लगी कि अगर हम रिमाइंडर भेज दें कि कल आपकी फ़्लाइट है, कई बार लोग हंसते हैं क्या रिमाइंडर भेजता, हमको तो मालूम ही कल हमारी फ़्लाइट। हाँ, लेकिन मैं बोलता हूँ भैया जो भी है ये सर्विस छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है। मैं तो भेजूंगा, ठीक है भेज दे भाई। और उसके बाद कम से कम 50 लोगों ने हमको थैंक यू बोला होगा, यार थैंक यू तूने रिमाइंड कराया। हाँ, क्यों करा के भूल जाते हैं फिर वो। अब फ्लाइट डिले हो गई, नॉर्मली हम आपका नंबर ही बुकिंग में डालते हैं, आपको मैसेज आता है, सब कुछ आता है, लेकिन अगर हमारे पास इंटीमेशन एयरलाइन से आ गया तो आपका मैसेज भी आता तो मेरा मैसेज भी आएगा। नॉर्मली लास्ट मिनट फ्लाइट डिले होती है, वो इंटीमेशन हमारे पास नहीं आता है, लेकिन समझो अगर परसों की टिकट है और आज फ्लाइट डिले पहले से हो गई है तो हमको इंटीमेशन आ जाता है। तो हमने एक पॉइंट नोट किया हुआ है कि भाई आपको हम आज ही इंटीमेट करते हैं, भैया 10 मिनट 10 मिनट भी डिले है तो आपको एक व्हाट्सअप ही भेजना है ना कि नवीन भैया 10 मिनट फ्लाइट डिले है। बराबर। ऐसा नहीं कि 2 घंटा होगा तो ही भेजेंगे, आधी घंटा होगा तो ही, हम तो 10 मिनट भी डिले होती है ना तो आपके कान में डाल देते 10 मिनट डिले। अभी छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो सर्विस है, सर्विस सेक्टर है, जो बहुत से लोग उसको मिस कर जाते हैं और हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो जिसको अगर ट्रैवल में आना है ना, तो पहले तो वो एकदम क्लियर हो जाए कि वो 24 घंटे का आदमी है। क्लाइंट को सर्विस दे सकते हो तो ही इसमें आना, हाँ, नहीं दे सकते हो
तो मत आना। प्रोसेस स्लो है। आपको अपनी इमेज बनाने के लिए, लर्निंग करने के लिए, सिखाने के लिए, करने के लिए, सब कुछ करने के लिए यू नीड टाइम। आप सोचो टेक्निकली, अब गिनती आप लगा लो सर, आप सीए हो। हाँ 96 से काम कर रहा हूँ, 2005 चल रहा है, 2025 चल रहा है, सॉरी 2025 चल हाँ। रहा है। कितने साल से काम 29 कर साल हो गए, 29 साल 30 हो साल गए। हो गए, हाँ। तो अगर आप मुझे पूछो तो भाई ट्रैवल कितना जानते हो या कितना सीख चुके हो, हाँ। तो मैं बोलता हूँ 29% सीखा है, बाकी बाकी। 71% अभी बाकी है। तो मैं हर साल अपनी नॉलेज में सिर्फ 1% जोड़ता हूँ। क्या अभी ट्रैवल छोटा नहीं है, बहुत। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और हमारे सबसे बड़े गुरु हमारे क्लाइंट्स ही होते हैं कई बार। हाँ हाँ हाँ, वही जाते हैं, वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो चीजें बताते मैं हैं। हर सिटी में या हर कंट्री में तो पर्सनली नहीं जा सकता। बराबर है। समझो आप कहीं गए हो और आपने आके एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो वो मेरी लर्निंग है। तो जनरेशन थोड़ी सी चेंज क्या हुई है कि उनको 6 महीने में चैंपियन बनना है, चैंपियन बन जो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। ट्रैवल में तो नहीं है पॉसिबल। वो कई लोग बोले 99% स्टार्टअप फेल, मैं बोला बाकी सारी कहानी एक तरफ गई। स्टार्टअप मुझे अभी भी याद है, जिस दिन मैंने, पापा का अपना एक बिजनेस है, मैंने अपना कोचिंग क्लास जब शुरू, पापा ने एक ही चीज बोलती, तू और कुछ कर मत कर, 3 साल तक इसको बंद नहीं कर सकता। मतलब एक तरह से उनका मैसेज था कि 3 साल दिए बिना इसको वो निचोड़ आएगा ही नहीं। हाँ जी, हम तो यही बोलते हैं। मतलब मैं टीम रखता हूँ, तो आजकल जो टीम हम फ्रेशर्स में रखते हैं वो 20-25 साल की रेंज में होते हैं। अब उनको ऐसा है कि 3 महीने बाद तो उनको लगता है वो सब कुछ सीख गए। सब कुछ सीख गए। बॉस क्या सिखाएगा हमको, या ये क्लाइंट क्या सिखा रहा है हमको? हमको तो 3-4 महीने में सब कुछ आ गया। और ऑनलाइन में टिकट विकेट बुकिंग सीखना भी बड़ी चीज नहीं है, भैया, घर बैठे मैं कर लूँ। कल अपनी 13 साल की लड़की से भी करा सकता हूँ, हाँ अब समझिएगा। बराबर है। वो चैलेंज नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ 3 महीने में तो हम बंदे को फर्स्ट लेवल तो पार कर ही देते हैं। फर्स्ट लेवल पार करना डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्टी आती है सेकेंड लेवल के बाद, जब एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स केसेस आते हैं आपके पास में। तब क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड आप यूज़ करते हैं, क्या नहीं यूज़ करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना सीखा या क्या नहीं सीखा। लेकिन लोगों को लगता है 3 महीने 4 महीने में हम सब सीख गए, हमको बॉस से ज़्यादा आता है, हम तो खुद का स्टार्ट कर सकते हैं, और या फिर कहते हैं आज हम को ये सैलरी एक्स मिल रही है, कल भाई ने 1000 रुपये एक्स्ट्रा ऑफर किया, वहाँ चले जाइए। वहाँ चले जाओ, 3 महीना वहाँ काम किया, फिर दूसरी एजेंसी चले जाओ, वहाँ 2000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। वो ये नहीं सोच रहे कि जहाँ मैं लॉन्ग टर्म बिल्ड करना वो नहीं होता है। आज आप एग्जांपल समझिए, हम एक तरीके से फैक्ट्री चलाते हैं। बराबर। आप फैक्ट्री में जो सीखोगे प्रोसेस को, क्या रिटेल स्टोर में वो सीख पाओगे? पूरा पूरा डिफरेंस है। और दूसरा एक है ना, मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ 95% मार्क्स लाने के लिए जो मेहनत करनी है, बाकी के 5 नंबर लाने को उतनी ही मेहनत करनी है। एक्स्ट्रा मेहनत करनी। और जो एक सुपर सक्सेस और नॉर्मल सक्सेस में ये 5% का ही फर्क है। करेक्ट। 95% आजकल हर कोई ले आता है, वो 96, 97, 98, 99 उसमें ही तो सारा गेम। पूरा गेम उसी में है। तो हम भी वही बोलते हैं कि अगर पेशेंस नहीं है ना भैया, तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। गॉट इट। सो एक पार्ट तो आपने बोला, इसमें आने के लिए वो हंगर चाहिए, पैशन चाहिए, पढ़ाई नहीं होगी चलेगा। सो एक दूसरा कहा जाता है नेटवर्किंग का बहुत बड़ा एक रोल होता है किसी बिजनेस में। जी। सो इस ट्रैवल एजेंसी चलाने में व्हाट इज द रोल ऑफ नेटवर्किंग? नेटवर्किंग के बिना तो एजेंसी चलेगी नहीं। सो वर्ड ऑफ माउथ प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर, वर्ड ऑफ माउथ बोल दो या नेटवर्किंग बोल दो, कुछ भी बोल दो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट इसके लिए प्ले करता है कि आज मैंने आपको अच्छी सर्विस दी, आप एक्स को बोलोगे, एक्स वाई को बोलेगा, वाई हाँ, सर्विस इंडस्ट्री बहुत क्रिटिकल हो जाता है चली ये। जाती है। तो नेटवर्किंग करने से पहली बात तो आप लोगों को जानोगे, लोगों को समझाओगे वाई आर यू डिफरेंट। आज अगर मैं सूरत की बात करूँ तो 850 ट्रैवल एजेंट सूरत में हैं, हर गली में ट्रैवल एजेंट। हाँ है। हर प्लस पर्सनल जो बुकिंग कर रहे हैं वो तो अपनी ही कर रहे हैं, लोग अपनी खुद जो आप ऑनलाइन से कर रहे हो तो अलग ही है। लोग अपनी रिसर्च कर रहे हो तो अलग ही चीज है। वो एक अलग ही है, वो एक अलग ही सेगमेंट है। लेकिन 850 ट्रैवल एजेंट तो आपके सूरत में ही है, तो उनको छोड़ के आप मेरे पास क्यों आओगे? अगर मैं अच्छी नेटवर्किंग नहीं करूँगा, अपने बारे में बताऊँगा नहीं, अपनी सर्विसेज के बारे में बताऊँगा नहीं, लोगों से मिलूँगा नहीं, करूँगा नहीं, तो मैं कैसे उस बिज़नेस को ग्रो करूँगा? तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना भैया, लोगों को समझना, उनके दर्द को समझना, उस दर्द को अपना हथियार बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना कि भाई अगर आपके इस पेन पॉइंट का सोल्यूशन मेरे पास है और मैं बोलूँ कि ये सोल्यूशन मैं दे पाऊँगा आपको और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर लूँ, देयर इज नथिंग लाइक इट। नथिंग लाइक दैट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
तो ये बुकिंग और की बात चल रही है, अब इसमें थोड़ा सा होता है कि हम कहीं का टूर बुक करते हैं जी। तो एक जनरली एक्सपीरियंस रहता है कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो अंडर डिलीवरी मिलती है। जितनी बातें बोल के बेचते हैं, कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग बोलते हैं, कुछ भी करके बहुत बार होता है बुक करके जितने सपने देखे जाते हैं उतना डिलीवर नहीं होता है। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं भैया कि जैसे मेरे को 28-29 साल इस ट्रेड में हो गए, तो हर ट्रेड का ना 2 फेज़ होता है, फेज़ 1 फेज़ 2। ट्रैवल का फेज़ 2 शुरू हुआ कोविड के बाद। ट्रैवल का फेज 2 शुरू हुआ कोविड के बाद। ओके, तो फेज 1 फेज 2 में डिफरेंस बताइएगा मेरे को। तो डेवलपमेंट हुए, जैसे हम पेपर टिकट से ऑनलाइन टिकट पे आए, इंटरनेट आया, जो चीज़ें पहले मैनुअल मेंटेन करनी थी अब वो ऑनलाइन मिलने लग गई, ये सब ठीक। और इवन जो ट्रैवलर है वो भी 10 रिसर्च करके भेजता है ऑलरेडी। मैंने क्या बोला, ये सब एक कॉमन समय के साथ बदलने वाली चीज़ थी, ठीक है। जो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती गई और चेंज होती गई। एक्सेप्टेंस आता गया, हम लेते गए, करते गए, धीरे 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 धीरे। इसी स्पीड से हर डिपार्टमेंट या हर धंधा बढ़ता है, चेंज होता है। ठीक है। कपड़े का काम जो 15 साल पहले होता था आज होता है बड़ा, लेकिन बड़ा हर साल वो स्लोली चेंज हुआ। चेंज हुआ है। ट्रैवल में एक सबसे बड़ा चेंज क्या आया कि कोविड के बाद ट्रैवल एजेंट से बड़े भगवान आ गए मार्केट में। ट्रैवल से बड़े भगवान आ गए। भगवान का नाम है इंस्टाग्राम। ये तो आपकी ट्रैवल इंडस्ट्री में है। तो जो बिना इंस्टाग्राम भगवान हमारे लिए सबसे बड़े भगवान है। कोविड में अपने बोलते थे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ध्यान मत दो, गवर्नमेंट की बातों पे ध्यान दो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ध्यान मत दो। वैसे आजकल हम लोग क्या, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख पे भगवान इंस्टाग्राम हो गए। कारण ये है कि जिनको कंटेंट क्रिएट करना, सॉरी डोंट टेक मी रॉन्ग, आप ना तो ये मैं जानता हूँ। देखो इंस्टाग्राम भी, जस्ट मैं क्लियर कर दूं, दोनों तरह के हैं, जेन्युइन भी है, करेक्ट, जेन्युइन कुछ भी देने वाले भी है। हाँ, तो अब क्या होने लग गया कि इंस्टाग्राम से प्रॉब्लम क्या होने लग गई कि कुछ भी कंटेंट बनाने के लिए कुछ भी डाल देते हो। बिजनेस क्लास टिकट 3 लाख रुपए की हम आपको 30 हजार में दिला देंगे। हाँ, अरे भाई कहाँ से दिला दोगे, कहाँ से? आप समझो अगर 90% का मार्जिन होता ना भैया, तो आज 1.5-2 हजार करोड़ की इंडस्ट्री लेके बैठा होता मैं। आप मेरी बात समझ, मैं खुद नहीं ट्रैवल कर लेता। और ये सिर्फ ट्रैवल के अंदर नहीं है, हर बिजनेस के अंदर ऐसा है। मैं साल में 14 फ्लाइट टिकट फ्री में लेता हूँ, मैं फ्लाइट में कभी खाने के पैसे नहीं देता हूँ। कोविड के बाद तो एयरलाइंस इतनी स्ट्रिक्ट हो गई, स्ट्रिक्ट क्यों हो गई? वो जो 1-1.5 साल का गैप आया जहाँ पे फ्लाइटें चली नहीं, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन थे, मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन था कि एक फ्लाइट में इतने ही लोग लेके आ सकते हो। तो ये तो हाथी की जैसे है, आपने हाथी खरीद लिया, वो सस्ता था लेकिन उसको पालना बहुत भारी था। खाना खिलाना ही पड़ेगा। इंडिगो की रोज की 2000 फ्लाइट चलती है, रोज की। इमेजिन कीजिए वो 2000 फ्लाइट खड़ी है साल भर के लिए, वो भी लोग लगभग साल भर के लिए। टीम कम हुई नहीं, इतना बड़ा वर्कफोर्स लेके बैठे हैं, तो खर्चा तो उनका हुआ ही है। कोविड के बाद उन्होंने हर चीज़ को काट दिया, फ्रीबीज काट दिए, ऑफर्स काट दिए, सिर्फ फोकस रखा पैसेंजर का फेयर, पैसेंजर को सर्विस और नेटवर्क ग्रो करना। बाकी फ्री की जितनी चीज़ें थी ना, कॉस्ट कट कर, एजेंट्स के कमीशंस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, बराबर है। जहाँ पे 1 रुपया ही बच सकता था ना, एयरलाइंस ने बचाया कोविड के बाद। हाँ, इंडिगो की तो बहुत सारी ऐसी वो बिजनेस स्टोरीज भी चलती है कि कैसे कम खर्चे में टाइम से पहुंचाना हो, तो इंडिगो का केस स्टडी करना चाहिए। सर मैं तो बोलता हूँ वन ऑफ द फाइनेस्ट केस स्टडी फॉर एनी मैनेजमेंट ग्रुप या एनी मैनेजमेंट कॉर्पोरेट इज इंडिगो। मैंने भी पढ़े, सुनी नहीं आप, मैं लिटरली बोलता हूँ, जिनको मैनेजमेंट के बारे में बहुत जानने का शौक है या कुछ है ना, इंडिगो के पूरे सिस्टम को अगर आप समझ जाओ ना, चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हो, वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेस मॉड्यूल आई हैव एवर एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। इतनी एयरलाइंस के साथ काम किया है, इतने लोगों के साथ काम किया है, आए हैं गए हैं। SOPs और सिस्टम्स और मैनेजमेंट के मामले में इंडिगो का आज भी इंडिया में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, एंड दैट इज द रीज़न अप्रॉक्सीमेटली 70% मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है एंड स्टिल ग्रोइंग। चैलेंज और अपॉर्चुनिटी की बात करें, जब 30% था तब 40 की हंगर थी, 40 थी तो 50 की हंगर थी, 50 थी तो 60 की हंगर थी, 60 की तो 65 की हंगर की,
और आज भी मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा मार्केट स्टेक लेने के बाद है उनके अंदर है। हंगर, रोज फ़ोन आते हैं, आज सेल क्यों नहीं हुई, ओह आज एक्सपेक्टेड नंबर्स क्यों नहीं आए, ओहो, तो ये सेक्टर क्यों नहीं बेच रहा है, मेरी ये फ्लाइट में लोड क्यों नहीं आ रहा है, सूरत दिल्ली खाली क्यों गई आज। ओह, इतना पर्टिकुलर। एवरी वीक मेरे पास हेड ऑफिस से फ़ोन आता है, मतलब आता है एवरी वीक, अतुल व्हाट इज़ गोइंग ऑन। क्या बात है। कोई नई फ्लाइट आती है ना, तो ऐसे हवे में नहीं आती है, रिसर्च बेस्ड फ्लाइट्स आती हैं, और उसके बाद वो फ्लाइट को कैसे फिल करना है वो हर स्टेट के सेल्स हेड की जवाबदारी है। वो कितना कमिट करेगा कि वो सीट की सीट बेचेगा, और नहीं बेचेगा तो क्वेश्चन उसकी इंटीग्रिटी पे आ जाता है कि क्यों नहीं बेच पाया तू, मतलब तेरे में कुछ कमी होगी तभी तो सीट नहीं बेच पाया। सो ये फ्लाइट बुकिंग का हो गया। जी। अगेन मैंने पूरा टूर बुक किया है। सो टूर बुक में सर मैंने कहा ना ये पूरा चेंज हुआ। हाँ इसलिए हाँ। सो पहले क्या होता था, प्री कोविड टूर का बिजनेस फिक्स डिपार्चर जिसको हम बोलते हैं कि भाई मैंने 21 अक्टूबर को मेरा दिवाली है, मैं 40 लोग को लेके बाली जाने वाला हूँ, और आप उसमें से अपना 2 आदमी आप आ गए, 4 हाँ, वो अगस्त से आ सब गए, एक वो बन गया, आ गए, ठीक है। और मैं आपको सीधा सूरत से ट्रेन में लेके जाऊँगा, बॉम्बे में चेक इन कराऊँगा, घुमाऊँगा फिराऊँगा, 7 दिसंबर लेके आ हाँ जाऊँगा। हाँ। तो कोविड के पहले ये बहुत चलता था, इसके बेनिफिट्स भी थे और इसमें ड्रॉबैक्स भी, हाँ वो तो सब चीज में होंगे। बेनिफिट्स ये था कि भाई आपको कुछ करना नहीं है, आपको जाना है, पैसा सारी देना चीज है, टेक केयर हो जाएगी। सब कुछ टेक केयर हो जाएगा, आपका खाना टेक केयर हो जाएगा, आपका ट्रैवल टेक केयर हो जाएगा, आपको लैंग्वेज का इशू नहीं आएगा, कहाँ घूमना है क्या नहीं घूमना है, ये नहीं घूमना, सब कुछ टेक केयर हो जाएगा, एंड ईजिली आप घूम के आ गए। लेकिन उस टाइम पे क्या था, एज एन इंडिविजुअल आपको भी इतनी नॉलेज नहीं हुआ करती थी, चैलेंजेस बहुत सारे आपको भी फेस होते थे। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में टूर पैकेजेस बहुत ज़्यादा प्रमोशन होते थे और चलते भी थे। अब क्या हो गया, नॉलेज बेस्ड चीज़ें बढ़ गई, ऐप्स आ गए, इंटरनेट इतना और पावरफुल, लोग ही पहले रिसर्च करके बैठे हैं। रिसर्च करके बैठे हैं। तो पहले ये होता था कि हम आइटनरी बना के लोगों को देते थे कि बॉस यहाँ घूमना चाहिए, ये नहीं घूमना चाहिए। अब लोग लेके अब लोग लेके आते कि हमने ये रिसर्च कर लिया, अब आप बताओ क्या करना है इसमें। 2 दिन यहाँ रखना है, 1 नाइट यहाँ रुकना है, अरे आपने ये तो इंक्लूड नहीं किया। करेक्ट। दूसरा, ग्रुप डिपार्चर का सबसे बड़ा एक मेजर ड्रॉबैक है जो मैं आज भी मानता हूँ। तो अगर आप मुझसे पूछो ग्रुप डिपार्चर में जाएगा अतुल, अगर मैं इस फील्ड में नहीं भी होता हाँ। तो मेरा आंसर था नो। रीजन? मैं अगर साल में 1 या 2 छुट्टी ले रहा हूँ नवीन भैया, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी मर्जी से उठूंगा, अपनी मर्जी से क्या बात खाऊंगा, है, अपनी ये मर्जी से सोऊंगा। सुपर। मैं किसी के बोलने पे सुबह 6 बजे नहीं उठूंगा। और ग्रुप डिपार्चर का सारा सिस्टम वो चल ग्रुप जाता है। डिपार्चर तो भैया टाइम पे है कि भैया अगर हम पहुँच के आज चेक इन किए हैं, आज चेक इन करके मुझे आराम करना है, तो मैं रात को आराम ही करूँगा, आज कोई एक्टिविटी नहीं करूँगा। अगले दिन से मुझे 7 बजे से उठ के भागना है, 7 बजे ब्रेकफास्ट, 8 बजे बस में बैठना है, 9 बजे यहाँ बैठना है, 10 बजे ये साइट सीइंग करनी, 11 बजे यहाँ बैठना है, एग्जैक्टली। भागना है भागना है, भागना है। अब कोई साइट सीइंग है, कोई मॉन्यूमेंट है, अब मैं वो नहीं जाना है। मैं मॉन्यूमेंट वाला आदमी नहीं हूँ। हाँ चलो चला भी गया देखने के लिए, देख लिया, 2 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, अभी चल हो गया, अब आया हूँ तो मॉन्यूमेंट देखना है, देख लिया। बराबर। बट मैं मॉन्यूमेंट पर्सन, हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा पर्सन नहीं हूँ। 10 मिनट देखा, हो गया, चल भाई कहीं और चलेंगे। लेकिन वो टूर वाले उसने ने 1.5 घंटा दिया तो 2 घंटा अगर दिया है तो मेरे को तो उसको देखना ही है ना, वो 2 घंटा अपना खराब करना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बस में जाना मुझे साथ में उसके। तो ये मेरा पर्सनल व्यू ये पॉइंट मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया था, लेकिन इसी रीजन से कभी मैं गया नहीं हूँ कोई ग्रुप टूर में। मैंने क्या बोला, मेरा ही काम है भैया। हाँ हाँ बराबर है, बट मैंने सिर्फ अपना पर्सनल व्यू पॉइंट शेयर किया यहाँ पे कि मुझे लगता है कि अगर मैं पर्सनली जाऊँगा तो मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। रात को मैं अगर लेट नाइट कोई इवेंट करने वाला हूँ तो अगले दिन मैं सोऊंगा, आराम से 10 बजे उठूंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, 12 बजे अपना टूर स्टार्ट करूंगा। हाँ शाम को 6 बजे मेरा टूर ख़त्म हो गया, 7 बजे मेरे को डिनर नहीं करना, क्योंकि 7 बजे मैं डिनर वाला आदमी नहीं हूँ। हाँ मैं 7 बजे डिनर वाला आदमी नहीं हूँ। तो मैं अपने गाइड को बोलूँगा भाई तू 6 बजे घुमा दिया ना, अब तू जा, हाँ, अब मुझे मैं मेरे अपना बाद छोड़ dinner दे। कर लूँगा। अब मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे डिनर करना है, मेरे चॉइस के रेस्टोरेंट पर डिनर करना है, आज मुझे एशियन खाना है या मुझे आज इंडियन खाना है या मुझे आज कॉन्टिनेंटल खाना है, वो मेरी चॉइस पे है। तो मुझे फिक्स एक इंडियन रेस्टोरेंट में ले जाके रोज़ सब्जी रोटी खिलाएगा, वो मैं आदमी नहीं हूँ। नहीं, तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है। तो पैकेज, ग्रुप डिपार्चर और इंडिविजुअल टूर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप सब कुछ अपने हिसाब से प्लान कर प्लान सकते कर हो, अपने हिसाब से होटल चूज़ कर सकते हो कि भाई ये डेस्टिनेशन में अगर बजट को भी सेट करना है तो कहीं हमने 5 स्टार ले लिया, कहीं हमने 4 स्टार ले लिया, डिपेंडिंग ऑन द नाइट एंड टाइम ये स्पेंडिंग इन दी होटल। अब कोई साइट सीइंग में आप जा रहे हैं, जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपका फुल डे जो है वो साइट सीइंग में ही जाना है,
रात को आके सिर्फ सोना ही है आपको, तो वहाँ 4 स्टार भी ले सकते हो। बराबर है। और कहीं वो कहीं ऐसा है कि रिसोर्ट है या कुछ है जहाँ पे आपको एंजॉय भी करना है, आधे दिन साइट सीइंग करेंगे, आधे दिन करेंगे होटल, वहाँ हम रिकमेंड करते हैं 5 स्टार ले लीजिए आप। तो जब डिफरेंस ऑफ 5 स्टार एंड 4 स्टार के कॉम्बिनेशन में भी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा फ़र्क में आ जाती है। तो इसको सेट करना हमारा काम है कि भी कहाँ आपको 5 में रुकना चाहिए, कहाँ आपको 4 में रुकना चाहिए। और आप जैसे बोल, वैसे मैंने लिटरली ऐसे टूर किए हुए हैं जहाँ पे रात को 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक सब, जैसे हम कजिन्स जाते हैं तो मस्ती की हुई है जी। और पूरा मतलब वो ब्रेकफास्ट स्किप ही किया हुआ है, सीधा लंच से ही शुरू होता है दिन। और कभी कभी रात को डिनर स्किप किया, वो मैगी वैगी सब बन रही है, उससे पूरा निकाला हुआ। तो उसका एक इवेंचुअली घूमने जा रहा हूँ, मजे करने जा रहा हूँ, मजे करके वापस आते हैं। सर आप घूमने जा रहे हो अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, दोस्तों के साथ या वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं। अगर उस पर मैं दिन भर आपको भगाते रहूँ, क्योंकि उनको तो जितना कमिट किया उतना पूरा करना ही है। हाँ, नहीं तो लोग बोल रहे हैं अंडर डिलीवर कर रहा है। तो हम गाली भी उनको ही देंगे कि वे इसने बोला था 10 चीज़ घुमाऊंगा, लेकिन कहा ये 7 चीज़ ही, 3 चीज़ कराई नहीं। इसलिए वो कई लोग बोलते हैं ना कि गया था घूमने आया हो तो क्यों उल्टा। हाँ जी, इसके लिए मेरे कॉन्सेप्ट में ग्रुप टूर्स को मैं मैं पर्सनली प्रमोट नहीं करता हूँ। कोई बोले करना है तो बात दूसरी है, बट हम थोड़ा सा कम प्रमोट करते हैं उसको। गॉट दैट। सो ये बुकिंग के साथ एक आती है, कुछ हैक्स होते हैं, कुछ होटल को कुछ रीजनेबल, जैसा जो है ना इंस्टा में बहुत कुछ आता है, फ्लाइट कुछ सस्ती मिल जाए, होटल कुछ सस्ती मिल जाए, ऐसे कुछ हैक्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती है कि ये सब खाली बकवास है, कई कई बातें हैं। मैं कई बार सोचता हूँ ये कंटेंट क्रिएटर्स आके मुझे सिखा दे तो मैं अपना, अगर ये हैक से टिकट सस्ती निकले, अगर ये हैक से टिकट सस्ती मिलने लग जाए, वो एक्चुअल ट्रिक आके, जेन्युइन ट्रिक आके मुझे सिखा दे, तो मुझे लगता है मैं 5-10% अपना प्रॉफिट पक्का बढ़ा दूंगा। एयरलाइंस की बात अगर मैं करूँ ना भैया, सारा खेल इन्वेंट्री वर्सेस डिमांड का है। हाँ, ये आप जो बोले कहाँ से रिलेट करता हूँ, जैसे मेरे को भागडोगरा, मेरा ससुराल उस साइड है, सिलीगुड़ी साइड है, तो भागडोगरा दिवाली में, नॉर्मल दिवाली छुट्टी में जाने का होता है। तो उस टाइम में हमेशा तो साला 5,000, 6,000, 7,000 टिकट उससे 13,000, 14,000, 15,000, क्योंकि उस टाइम में डिमांड है। गैंगटॉक वो पूरा घूमने वाला एरिया हो गया, सो पूरा इम्पैक्ट हो जाता है। आप एक चीज़ समझो, आपने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं और एयरलाइन शुरू की है, तो क्या आप उस करोड़ों रुपए के सामने अपने डेटा मैनेजमेंट को स्ट्रांग नहीं करोगे? बराबर है, आजकल तो सब कुछ वो टेक्निकली है। करेंगे, बराबर है। अपने से ज़्यादा स्मार्ट एयरलाइंस है भैया, अपने से ज़्यादा स्मार्ट इंडस्ट्री वाले हैं, क्योंकि उन्होंने भी पढ़े लिखे लोगों को हायर कर रखा है अपने सिस्टम और डेटास को मैनेज करने के लिए। बराबर है। जैसे अभी आपने दिवाली का एग्जांपल दिया, एयरलाइंस अच्छे से जानती है इस टाइम सब ट्रैवल करते हैं, अगले साल या इस साल फॉर एग्जांपल 20 अक्टूबर की दिवाली है, तो जब अपनी फ़्लाइट ओपन करती है ना, उसको पहले से हिस्टोरिक डेटा मालूम होता है कि दिवाली पीरियड में मेरी फ़्लाइट की डिमांड 100% थी कि नहीं थी, और इसी सेक्टर की तो ज़्यादा थी। लॉन्ग वीकेंड्स कंटेंट वाले भेज देते हैं, अगले साल ये लॉन्ग वीकेंड्स हैं, अभी से बुक कर लो। तो फ्लाइटर तो एयरलाइंस को पहले से मालूम है, एयरलाइन का होटल वालों को भी पहले से पता है, सबको मालूम है। तो उनको भी मालूम है कि पूरे साल में हमारा ये कमाने का पीरियड है, तो वो उस चीज़ को नहीं छोड़ते हैं। तो जहाँ उनका नॉर्मल डे में बेस प्राइस अगर 5,000 रुपया है, और जब अपनी फ़्लाइट चालू करेगा तो वो 5 से शुरू करेगा ही नहीं, वो 8 से ही शुरू करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि 8 में भी आप लोगे, क्योंकि आपको जाना कंपलसरी है। गॉट दैट। आप जो एयरलाइंस की रोज़ सेल देखते हैं कि आज एयरलाइंस ने ये सेल निकाली, वो सेल निकाली, आपको लगता है यार कोई एजेंट दिला देगा मुझे, मेरे को तो मिल नहीं रही। मेरे को भी आज तक नहीं मिली है, आती है वो 199,000 रुपीज, वो सब भैया वो डिस्ट्रेस इन्वेंट्री है एयरलाइंस की। डिस्ट्रेस इन्वेंटरी मतलब सब एयरलाइंस की जो सीट होती है ना, ये सबसे पेरिशेबल आइटम है ये। ओके, एक बार फ्लाइट टेक ऑफ हो गई, हाँ, तो उस सीट की वैल्यू क्या? जीरो। तो जो मैंने हिस्टोरिक डेटा की आपसे बात की, तो एयरलाइंस के पास भी हर फ्लाइट का, हर दिन का हिस्टोरिक डेटा होता है, हर सेक्टर का डेटा होता है। एनीथिंग अबाउट 90% इज़ अ प्रॉफिट फॉर देम, या इज़ अ वेरी गुड नंबर्स फॉर देम। बट ये भी जानते हैं कि 10% ऑफ द सीट हमारी हर फ्लाइट में नॉन ऑक्यूपेंसी में वेस्ट होती है। तो ऐसा कुछ होता है मैं एंड मोमेंट में कुछ बुक करूँ तो मुझे कुछ रिजनेबल मिल जाए, क्योंकि ऐसी तरह तरह की बातें आती है। एंड मोमेंट पे कभी सस्ता नहीं मिलेगा, पॉइंट 1 पे ये मान के चलो, देखो ठीक है? एक्सपीरियंस मेरा भी वही है, बट नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना क्यों। एंड मोमेंट पे वो अपनी मेजर इन्वेंट्री तो बेच ही चुका होता है। जब फ्लाइट्स खुलती हैं या लॉन्ग प्लानिंग करनी है, फिर भी आपको चांस होता है, तो क्यों होता है? वो 10% जो उनकी डिस्ट्रेस इन्वेंट्री है, जहाँ एयरलाइंस को लगता है कि यार ये माल मेरा हर फ्लाइट में वेस्ट ही हुआ है, 10% सीट में हाँ ठीक है,
इस फ्लाइट में एवरेज ऑक्यूपेंसी, होटल ऑक्यूपेंसी, करेक्ट, तो मेरा ये 10% ऑफ फ्लाइट की जो सीट है मेरी हर साल इस पीरियड में वेस्ट होती है। तो जब वो सेल निकालती है ना, तो वो 18 सीट जो बची 180 की कैपेसिटी में 10% जो बचा, वो 18 सीट पे ही मैक्सिमम सेल निकालेगी, जहाँ पे वो 1199, 2999 या 999 का ऑफ़र निकाल देती है। एक मार्केटिंग की मार्केटिंग हो गई, उतने लोग सर्च करेंगे तो वो ट्रैफिक आएगा। बढ़ेगा। दूसरा, जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर है, जो हमेशा बजट के कारण फ्लाइट में नहीं बैठ पाया, अगर फ्लाइट में बैठ जाता है तो आपने शेर के मुंह को खून लगा दिया कि भैया फ्लाइट ही अच्छी है, ट्रेन अच्छी नहीं। ट्रेन अच्छी नहीं, कौन 24 घंटे 12 घंटे 15 घंटे लगे है। प्लस वो 10% सीट तो उनकी वेस्ट ही होनी थी, उनको 0 पैसे मिलने वाले थे। उसके सामने अगर 1500 मिल भी गए तो कुछ तो पैसे मिले, एडमिन कॉस्ट तो निकला। नहीं, बट ये जो आती है कभी भी ऐसा नहीं, बुक हो जाती है, सो ढूंढने से मिल जाती है, ढूंढने से मिल जाती है, मतलब वो होती जेन्युइन है। जेन्युइन रहती है। ओके, गॉट दैट। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सेल जेन्युइन नहीं है, सेल जेन्युइन है, बट लेकिन बायर ज्यादा है, वो टिकटे कम है। मैंने क्या बोला, 5% से 10% एक फ्लाइट में, वो भी उस फ्लाइट में जहाँ पे उनको मालूम है कि हमारी 10% वेस्ट जानी है। जानी है। अगर मुझे मालूम है कि कल मेरा डिपार्चर है और आज तक का हिस्टोरिक डेटा ये बोलता है कि एक दिन पहले मेरी फ्लाइट फुल होती है और तो होती है, उसमें कोई मैं क्यों निकालूंगा? मैं सस्ते माल बिजनेस सेंस ही नहीं है, बराबर है। सेंस नहीं है, कौन पागलपन करेगा? तो मैं नहीं निकालूंगा अपनी सेल्स उस चीज़ में। गॉट दैट, ठीक है। तो यही एक कारण है कि आपको लगता है कि भाई सेल आई है लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। कोई एजेंट का कोई कोटा नहीं होता है, उसे डायरेक्ट का ही कोटा होता है। सबका डायरेक्ट का है। एजेंट सिर्फ और सिर्फ सर्विस पे जिंदा है और सर्विस पे ही जिंदा रहने वाला है। गॉट दैट। अभी एक आपने जो चीज़ कही थी टूर वाली, कि टूर में नहीं जाना, फिर भी कई लोगों को होते हैं कौन उस माथा पच्ची में पड़ेगा, पता नहीं है भाई, एजेंट से ही एडवाइस करेगा, नहीं टूर है तो क्या सब साथ जाएंगे, तो वो सेफ्टी सिक्योरिटी उनको लगती है। तो ऐसी कोई चीज़ें जो उनको खास ध्यान रखनी चाहिए ताकि कुछ भी वो अंडर सेल या अंडर डिलीवर नहीं हो, कुछ ऐसी कोई चीज़ें आप बता सकते हैं? तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है भैया, इंडिया में आजकल जब टूर जाते हैं ना, या तो लोग क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं। हाँ, आपसे भी रेट लेंगे, मेरे से भी रेट लेंगे, इससे भी रेट लेंगे, उससे भी रेट लेंगे, हाँ, बराबर। 5-5 6-6 जगह से रेट लेते हैं। हाँ, तो मैं बाकी कोई चीज़ ध्यान नहीं रखने बोलूँगा, मैं बोलूँगा सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, अपने खुद के दिमाग का। एक चीज़ अगर मैं 1,00,000 की बेच रहा हूँ, कोई 1,05,000 की बेच रहा है, कोई 1,07,000 की बेच रहा है, कोई 1,10,000 की बेच रहा है, तो ठीक है। और कोई 98 की बेच रहा है, डिफरेंस क्या है? 5,000 7,000 10,000। 5 to 7% का डिफरेंस है। वो 5 to 7% डिफरेंस हो सकता है बंदे के एक्सपेंस के ऊपर में, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर में, उसकी मैन फोर्स कॉस्ट के ऊपर में, ऑफिस एक्सपेंस के ऊपर में, एक्सपीरियंस के ऊपर में, एक्स्ट्रा कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा, उन सब का जेन्युइन है, हो सकता है, मैं मान भी सकता हूँ। लेकिन क्या हो गया, ट्रेड में आजकल बहुत से हमारे अच्छे लोग हैं, तो जो चीज़ मैं 1,00,000 की बेच रहा हूँ वो बोलते हैं 75,000, हाँ, 70,000 की, 65,000 की, और आपको लगता है अरे देखो अतुल भाई तो क्या कमा रहे हैं, एक पैकेज में 30,000 35,000 कमा रहे हैं, ये भाई तो 65 में दे रहे और हैं। ये तो यहाँ बोलो, इंस्टा में तो उससे ऊपर ऊपर चीजें चलती है। वो छोड़ दो, वो तो अभी कहानी अलग, वो तो कहानी बकवास अलग। है सब। तो 65,000 में अगर कोई बंदा आपको दे रहा है और मैं आपको 1,00,000 में दे रहा हूँ ना, आपका सबसे बड़ा रेड फ्लैग। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, कि 5-7 हजार का डिफरेंस हो सकता है। मैंने किसी फर्स्ट experience का- ये बोले कि 5 से 7% का डिफरेंस अगर कोई रेट में है, पॉसिबल है, डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, वो रेड फ्लैग नहीं है। हम्म, लेकिन वही अगर 1,00,000 की चीज़ आपको कोई 70 में या 65 में दे रहा है ना भैया, वो टूर पैकेज में सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। क्यों? वो आपको कमिट वही चीज़ें कर रहा है जो मैंने दी है, लेकिन वो आगे ना उसका पेमेंट कर रहा है, ना वो चीज़ आपको डिलीवर करने वाला है। आप अगर इतिहास निकाल के देखोगे ना, तो जितने ऐसे केसेस हुए हैं, पेपर्स में आए हैं, सब कुछ आए हैं, वहाँ पे यही था कि मार्केट में हमको 1,00,000 का मिल रहा था, हम लेकिन ये पिक्चर में गए और फिर वो गड़बड़ हुई। वो गड़बड़ हुई। हाँ, अब वो मुझे आंसर मिला कि हाँ, जो अंडर डिलीवर कहाँ होता है। आप जेन्युइन बंदे के पास जाइए, वो जेन्युइन रेट आपसे कर रहा है, मेरे से करो, मैं ये नहीं बोल रहा, हाँ, बराबर है। आप किसी से भी कीजिए, लेकिन क्या होता है, हर चीज़ का एक प्राइस रेंज फिक्स है। हाँ, 5 स्टार अगर मेरी प्रॉपर्टी चाहिए तो लगभग तो मुझे पता है ना, वो 2,000 में नहीं आने वाली है। ये बोले कि ताज का कमरा मैं आपको 2,500 रुपये में दे रहा हूँ, तो वो तो पागल ही बना रहे हैं। और मैं बोलूँ हाँ भाई दे दे कमरा, कोई ऑफर होगा तेरे पास में, और मैं वहाँ जाके देखूँ तो मालूम पड़ा ताज, ये तो ताज होटल नहीं है, ताज चाय वाला है या ताज लॉन्ज है, तो वो गलती मेरी है, क्योंकि मैंने उसको मौका दिया मुझे गलत बताने के लिए।
बराबर है। वो तो ताज बोल के बेचे हैं, लेकिन मैंने चेक किया कि ताज होटल के 2,500 में मिल सकती है, नहीं मिल सकती। ताज बेसिक एक लॉजिक लगाओ तो भी पकड़ लोगे आप। जी, कभी कभी हम वो पैसे के डिफरेंस के लालच में है ना, उस डिफरेंस को नहीं पकड़ते हैं। और मैंने तो अपने इतिहास में देखा है, हर दिवाली पे एक बड़ा एजेंट कोई स्कैम में फंसता है। और उसका रीज़न ये होता है कि वो ओवर कमिट कर देता है, अंडर कटिंग ऑफ प्राइस करता है, डिलीवरी नहीं कर पाता है और ये काम हो जाता है। हम तो सिंपल भैया ऑफिस में भी पॉलिसी बना दी है कि ये हमारा कॉस्ट है, हम इससे नीचे आपको नहीं दे सकते। 4 बिजनेस 10 बिजनेस कम करेगा चलेगा, लेकिन जो कस्टमर जाएगा वो फ्रेश जाएगा, जाएगा। और जो कमिट किया है भले ही फिर जेब से पैसा भरना पड़े, हम उसको वो डिलीवर करेंगे करेंगे और करेंगे, वरना हम वो चीज़ तभी वो लॉन्ग टर्म सस्टेन करता है। मैंने कहा ना कि मुझे वो 100 आदमी आज करने कंपलसरी नहीं है, 10 करूँगा तो भी चलेगा, लेकिन 10 को जो कमिट किया है वो एजेंट जो पूरा कर सके, वो एजेंट आपके लिए बेस्ट है। सो एजेंट का तो अपना गलती है। फिर वो गुजराती में कहा था ना, लोभिया वही था दुतारा भूखे नहीं मरे, वैसी बात है कि जो ट्रैवल करे उनको ही लोभ है कि भाई 100 की चीज में 75 मिल जाए, 60 मिल जाए, तो फिर वो कुछ ना कुछ तो करनी नहीं है भैया, मतलब लोगों को लगता है कि भाई मैं 100 की चीज़ 50 में खरीद लूँगा ट्रैवल में, या 75 में खरीद लूँगा, नहीं है। 5 से 7% का ही डिफरेंस आ सकता है, जो हाँ, वो किसी बिजनेस में आएगा, वो मान सकता हूँ मैं। उसके बहुत से फैक्टर्स हैं। कोई आदमी जो ब्रीफकेस लेके उसकी दुकान चला रहा है, उसका कोई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है ही नहीं, तो वो 5% शायद सस्ता दे दे आपको। आज मैं इतनी बड़ी टीम लेके बैठा हूँ, तो मेरा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है, सब कुछ है, तो शायद मैं 5% महंगा हूँ, लेकिन जो इमरजेंसी होगी तो मेरे पास 10 लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए, वो भाई अगर सर्विस चला अलग गया, मिलेगी। तो वो लेवल भी अलग है, कोई कंप्लेंट नहीं है। हाँ, डिफरेंस जो है ना वो इससे ऊपर नहीं आएगा। लोगों को भी कभी क्या लगता है कि हमको बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, और वो बहुत बड़ा डिफरेंस ढूंढने के चक्कर में ही वो खुद भी मार खाते हैं और सामने वाला उनको फिर मारता भी। तो सूझबूझ से अगर आप देखो तो आपका कभी भी कोई चैलेंज ट्रैवल में वैसे नहीं आएगा आपको। एक आजकल नया ट्रेंड चला है EMI पे ट्रैवल करना। व्हाट इज योर एडवाइस ऑन दैट? सर आप CEO, उसका आंसर तो आप ही दोगे, मैं तो नहीं दूंगा। देखो मुझे वो फिर भी सर देखो, आप और मैं स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि हम स्टोरी को रिलेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बराबर है। ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप रिलेट करोगे कि हमारे पिताजी या हमारे बुजुर्ग बोलते थे और ये बढ़िया बुद्धि की बात भी है, बेसिक लॉजिक जितनी चादर होना उतना पैर बराबर है। चाहिए। आप हर चीज़ EMI पे ले आओगे, ठीक है, गाड़ी आप EMI पे लेते हो, मैं भी लेता हूँ, उसके 4 एडवांटेज है। ठीक है। आप घर में कोई सामान लाते हो EMI पे, एक भी वो ठीक है, चलो। छुट्टी है ना सर, अपने बजट में ही होनी चाहिए। 100%। छुट्टी है ना, अपने बजट में ही होनी चाहिए। आज अगर मेरा बजट लाख का है ना, मैं लाख ही खर्चा करूंगा। उल्टा मतलब तो 80 करो, 20 उल्टा क्या जाएंगे तो और इधर नहीं, उधर होगा। मैं सब कुछ मिला लिया मैंने, क्योंकि हाँ, शॉपिंग ठीक है। वॉपिंग खाना पीना सब आ गया। तो मेरा बजट लाख का है ना, तो मैं लाख ही खर्चा करना चाहूँगा। किसी से पैसा लेके, किसी से उधार लेके, या EMI पे आके बोलो कि हर महीने 5-5 हज़ार रुपया दूंगा, वो छुट्टी क्या छुट्टी सर। छुट्टी बराबर है, सही है। हम हॉलीडे ले रहे हैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए ले रहे हैं, कि हम पीस ऑफ टेंशन के लिए ले रहे हैं। बट ट्रेंड है तो क्या है, वो एक वो आ रहा है, मैं ना नहीं बोलता हूँ आपको, बहुत सारे NDFCs ले लो या ये भी ले लो, आजकल सब ऑफर देते रहते हैं सब पर, क्योंकि उनको बिजनेस मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है कि बॉस Right. ये पे घूमना इज़ नॉट अ वाइज Right. डिसीजन। Right. मैं तो वो रीच 1 साल मत घूमो, वो चलेगा, एग्जैक्टली। जमा कर लो पैसे, अगले साल चले जाओ। कहीं भाग के वो देश नहीं जा रहा है, कहीं भाग के वो डेस्टिनेशन नहीं जा रहा है, वो वहीं रहने वाला है, ऑफर भी वहीं रहने वाला है। लेकिन वो सर पे बर्डन रख के घूमना इज़ नॉट माई। ये भी है ना, ये जो बोलते हैं ऑथेंटिसिटी होती है, क्योंकि EMI पे जाने वाले लोग भी और लोग भी ले जाने वाले हैं ना, कि सब अपना पे भाई बाढ़ में जा, तुझे जो होगा हुआ, बट ये रियल एडवाइस देने वाले भी तो कम निकलते हैं ना। मैंने कहा ना, मैं जो भी आंसर दे रहा हूँ मैं अपने पर्सनल चॉइस पे दे रहा हूँ। गॉट दैट। नो इंटेंट टू एनीवन हर्टिंग एनीवन। और दूसरा कहीं पे भी ये नहीं देखे कि मेरा बिजनेस क्या हो रहा है, जो रियलिटी है वो रियलिटी है, सिर्फ बिजनेस देख के चलने से नहीं होने वाला है। सर हम तो वो बिजनेस भी देखे जहाँ सूरत में हम एकदम नए थे और कुछ काम नहीं था हमारे पास। आज दादी की कृपा से काम है हमारे पास, तो हम उसमें भी खुश हैं। खुश है, बराबर दोनों फेज ऑफ लाइफ देखे हैं हमने। देखे, बराबर। कोविड, नॉन कोविड, पहलगाम अटैक, पूरा सीज़न ख़त्म हो गया। हाँ हाँ, बराबर है। अगर आप देखो सीरीज़ में अप्रैल से हुआ पहलगाम, फिर मई में सिंदूर हुआ, फिर एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, तो हमारा तो पूरा का पूरा एक सीज़न ही ख़त्म हो गया। बराबर है। बट कोई रिग्रेट नहीं है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ पर्सनल लाइफ है ये। जस्ट ये सारी चीजें आ रही, तो इस टाइम पे अगर किसी टूर पैकेज बुक किए होते हैं, उनका क्या होता है? डिपेंड ऑन द सिचुएशन सर।
अगर आपका जेन्युइन रीज़न होता है, मेडिकल हो या कोई डेथ, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे ये कुछ ये पहलगाम हो गया उस टाइम, मतलब कश्मीर का कुछ उस टाइम वहां पे कुछ हो गया, फिर यहाँ पे जैसे कश्मीर पे, क्योंकि समर पे कश्मीर इज़ अ वेरी ह्यूज डिमांड सेक्टर, हाँ और पहलगाम वाला हादसा हो गया, तो वहाँ पे भी एसोसिएशंस होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर एसोसिएशन है, उन्होंने सारे होटलियर्स से बात की कि भाई तुम्हारा भी नुकसान नहीं हो, क्लाइंट का भी नुकसान नहीं हो, और सिचुएशन ऐसी है जो किसी के कंट्रोल में ही किसी कंट्रोल में, दोनों का नुकसान है, दोनों का मेरा नुकसान है, सामने वाले का भी नुकसान हो रहा है। होटलों ने क्रेडिट नोट दे दिया 1 साल में यूज़ करने के लिए, कुछ ने फुल रिफंड दे दिया। तो जहाँ जहाँ सपोर्ट होता है वो एजेंट लाके आपका, क्योंकि एजेंट भी जानता है कि फालतू के पैसे आपके अगर जाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। हाँ तो हमारे पास में ये खाली पहलगांव नहीं, समझो फैमिली में कोई इमरजेंसी हो जाए, हाँ हाँ, अलग अलग चीज़ हो कोई जाती बुरा है। हादसा हो गया, हम यही बोलते हैं कि सर थोड़ा सा प्रूफ दे दो, हम कोशिश पूरी करेंगे कि सामने वाले को कन्विंस करके या तो आपको रिफंड ला दें, या क्रेडिट नोट मिल जाए, क्रेडिट नोट ला दें। 10 में से 7-8 केसेस में हम ला पाते हैं। ठीक है, और जेन्युइननेस और कोई समझता है। 1-2 केसेस में जहाँ होटल्स शायद इंडिया की नहीं है या बाहर की है, वो रिजिड हो जाती है कि बॉस इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, या मेरा लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, तो शायद वो नहीं भी देती हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं कि नहीं दे रही है, तो ऑथेंटिक प्रूफ के साथ हम सबमिट करते हैं कि देखो हमने बात की, ये मेल किया, ये किया, ये सब कुछ किया, एंड दैट इज द डिनर। ऐसा नहीं कि उसने दे दिया, मैंने रख लिया और आपको बोल दिया नहीं नहीं, गॉट दैट, पैसा लूंगा तो अपनी सर्विस का ही लूंगा, बाकी नहीं लूंगा आपसे। गॉट। ये आपके फील्ड में मार्केटिंग कैसे होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? सर मार्केटिंग के ना बहुत से तरीके मैंने भी ट्राई किए, सब ट्राई किए, लेकिन सक्सेसफुल मार्केटिंग जो है ना, वो वर्ड ऑफ माउथ, वो वर्ड ऑफ, अब वो पूरा का पूरा वर्ड ऑफ माउथ भी है। मैं कितना भी इंस्टाग्राम पोस्ट कर दूँ या कितना भी एसओई मार्केटिंग कर दूँ या कुछ भी कर दूँ, मैं अल्टीमेटली जो रिजल्ट देगा ना सर मुझे, वो मेरी लेवल ऑफ सर्विस कितनी अच्छी दे रहा हूँ और मेरा क्लाइंट 10 लोगों को कितनी अच्छी मुझे रिकमेंड कर रहा है, वही मेरी सबसे बड़ी जीत है। गॉट दैट। सो इंस्टा की इतनी सारी बातें हुई, रील्स की, इंस्टा नहीं, इंस्टा क्योंकि कहीं पे भी आती है, शॉर्ट्स आते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं, तो लोग बहुत सारे डेस्टिनेशन रील्स पे, शॉर्ट्स पे देख के सिलेक्ट करते हैं। वैसे जाना चाहिए कि एक्चुअल ट्रैवल एजेंट की एडवाइस पे जाना चाहिए? सर आंसर आपसे नहीं, बहुत से आंसर, लेकिन पूछिए कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कभी भी क्या तो ऐसा है कि ऐसा नॉट से कि वो रील्स को नहीं देखनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप पहली बात तो जब भी आप घूमने जाओ ना, पहले आप चॉइस कर लो कि आपको का पर्पस क्या है जाना। एडवेंचर है, रिलैक्सेशन है, नेचुरल नेचर पे जाना है, कि आपको बीचेस पे जाना है, पहले तो उसको आप शॉर्टलिस्ट कीजिए। बराबर है। उसके बाद अगर आपने समझो 3 का डेस्टिनेशन शॉर्टलिस्ट की भी है, आई विल एडवाइस कि जो कंसल्टेंट होते हैं ना सर, उनका एक काम है बराबर है। कि क्या राइट सीज़न है, क्या रॉन्ग सीज़न है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, एक बार आप कंसल्ट कर लीजिए। फिर भी आपको लगता है कि मुझे खुद से करना है तो कीजिए ना, कोई ना नहीं बोल रहा, बराबर। लेकिन एक कंसल्टेंशन लेने से या सेकंड ऑफ ओपिनियन लेने से देयर इज़ नो हार्म। और कोई भी एजेंट खाली एक सेकंड ओपिनियन लेने के लिए आपको ना नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। हमारे पास में दिन की अगर 10 क्वेरी आती है तो कंफर्म अगर 2 ही हुई है, तो 8 लोग तो जो आ रहे हैं खाली कंसल्ट करने के लिए हाँ, वो आपने बोला 10 जगह रेट लेके चल रहे हैं, चल रहे हैं। कहीं मैच करेंगे, कहीं नहीं कर पाएंगे, तो डिपेंड करता है। एक्सपर्ट एडवाइस, ऐसा एक बच्चा आपके आता है करियर काउंसलिंग के लिए, बराबर है। तो क्यों आ रहा है, या एक पेरेंट आपके पास आ रहा है तो क्यों आ रहा हाँ, नॉलेज तो सब जगह, है? क्या उसको नॉलेज नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है, बीबीए अच्छा है कि एमबीए अच्छा है कि इंजीनियरिंग अच्छा, उसको मालूम है, बट टू डबल चेक ही इज़ कमिंग टू एन एक्सपर्ट टू गेट हिज एडवाइस, मे बी आप ऐसी कोई चीज़ बता पाओ जो उसको नहीं मालूम हो। एग्जैक्टली। उसी तरीके से आपने मन किया कि मुझे जाना है घूमने के लिए, अब टेक्निकली वहाँ पे आपको 8 दिन चाहिए और आप 5 दिन की प्लानिंग करके आए हो, तो मजा मज़ा ही नहीं है, गए और नहीं गए एक ही बात हो गई। तो कंसल्ट कीजिए। मैं तो हमेशा ही बोलूँगा कि यार कंसल्ट कीजिए, जो हमारा काम है हमें करने दीजिए। ये जो कुछ एक क्वेश्चन आप बोले कि आपको पता होगा, और शायद कभी पूछेगा एक्सपर्ट से कुछ अलग चीज, अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, इसलिए क्या वो पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारी चीज़ मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे डिस्कशन में मैंने बहुत सारी चीजें इसके अंदर सीखी है कि नेचुरल की जगह चीजें समझ में आती है। जी होता ही है सर वो। सो एक रील शॉर्ट्स के अलावा एक और आजकल राक्षस निकल के आया है, उसको बोलते हैं एआई। लोग उसमें से सब चीजें निकाल के लेके आते हैं, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सर ये राक्षस ऐसा है ना कि जिसको हमको खुद को भी अडेप्ट करना पड़ेगा, वरना हम भी जी नहीं पाएंगे। बराबर है। बिजनेस को अगर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना तो आज नहीं तो कल तो एआई को अडेप्ट करना ही पड़ेगा।
और मैं इसको राक्षस नहीं बोलूँगा, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। बट इसको भी इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? अल्टीमेटली दे तो हमारे ही एक्सपीरियंस से वो फीड लेके वो क्रिएट करके हमको दे रहा है वो। डू नॉट डिपेंड 100% ऑन एआई, बट येस इट इज़ अ गुड। एडवाइस ली, वो भी एक तरह से एडवाइस लेके उससे चल सकते हैं। और आगे जाके और अच्छा बनेगा और इम्प्रूव वर्जन आएंगे और अच्छी चीज़ें वो डिलीवर करेगा, सब करेगा। हम भी हमारे बिज़नेस में कैसे कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस पर हमारा रिसर्च बहुत बड़े तरीके से चल रहा है। छोटी छोटी चीज़ें हम भी इम्प्लीमेंट करने की ट्राई कर रहे हैं। शायद 2 साल बाद हम भी अपने आप को एआई पावर्ड ट्रैवल एजेंसी बता पाएँ। तो ऐसा नहीं कि नहीं, तो आई विल नॉट से कि ये ख़राब है, अच्छा है, बट वापस ये है कि सिर्फ 100% उसके बोलने पे आप नहीं चल डिसाइड करें, वो मत कीजिएगा। डबल चेक करने के बाद ही कोई चीज़ पे आप फाइनल कॉल लीजिएगा। इट इज़ गुड, बट वी हैव टू टेक इट एज अ सोर्स ऑफ रेफरेंस, नॉट एज अ सोर्स ऑफ कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन। चलिए, अभी तक हमने जो बातें की, बहुत जेनरिक बातें की, ये किया, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने वालों की। टूर की बातें हैं, ट्रैवल की बातें तो स्पेसिफिक होगी। सो कोई एडवेंचर लवर है, उसके लिए कोई टॉप 5 डेस्टिनेशंस आप बता सकते हैं, वाई? सो मेरी पर्सनल लिस्ट में है साउथ अफ्रीका, ओके न्यूजीलैंड, ओके इंटरलेकन, इंटर लेकिन स्विट्जरलैंड, ओके ऋषिकेश, ये मेरे टॉप 5 है। साउथ अफ्रीका को तो मैं बोलता हूँ कैपिटल ऑफ एक्टिविटीज़ है, मतलब ओके इतनी सारी एक्टिविटीज़ है साउथ अफ्रीका में। खाली क्या लोग सोचते हैं कि साउथ अफ्रीका मतलब खाली जाके अपने को वाइल्ड लाइफ देखना। हाँ, मैं वाइल्ड लाइफ ही समझता था। नहीं नहीं, बहुत से केप टाउन में आप जाइए तो दुनिया भर की एक्टिविटीज़ है। सो लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ आर देयर इन केप टाउन। तो आई रियली लव, जो पीपल बोलता है हमको एडवेंचर्स भी करना है, हम उनको साउथ अफ्रीका रिकमेंड करते ही करते हैं। ओके, न्यूजीलैंड में एडवेंचर्स में खुद की को सेल्फ ड्राइव है पूरा, सबसे अच्छा है। रीजन फॉर सेल्फ ड्राइव। इफ़ यू कैन एंजॉय, डू लव एंजॉइंग सेल्फ ड्राइव, न्यूजीलैंड इज़ फॉर यू। ग्रीनरी नेक्स्ट लेवल, एडवेंचर्स में भी काफ़ी सारे एडवेंचर्स वहाँ पे अच्छे हैं, बंजी जंपिंग के साथ अच्छा है। इंटरलेकन में आप पैराग्लाइडिंग कीजिए, वन ऑफ द फाइनेस्ट पैराग्लाइडिंग इन द वर्ल्ड होती है। लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड में अपने आप को एडजस्ट करना, एंड एवरी सिंगल प्लेस इज़ अ पिक्चरस स्पेस, वहाँ हाइकिंग भी होती, सब होती है। सो लद्दाख इज़ ऑलवेज माई लद्दाख तो ऐसे पॉपुलर है कि वो लोग बाइक लेके जाते हैं और ज़्यादा एडवेंचर के लिए जाते हैं। एडवेंचर के लिए ही जाते हैं। ऋषिकेश फुल ऑफ एडवेंचर में गया हूँ, तो वो क्या क्या नहीं हो सकता, मतलब क्या क्या नहीं हो सकता, एग्जैक्टली। और अपने देश का, मतलब भारत में ऋषिकेश से बढ़िया तो क्या ही। बढ़िया कोई जगह ही नहीं है। ऋषिकेश से तो ऊपर वो ट्रैकिंग व्रेकिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें जाते हैं। वहाँ से कुर्डी ताल तक तो मैं गया हुआ हूँ। बहुत शानदार, मतलब मन को लुभा दे वैसी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। चलिए, सो एडवेंचर विद सम मस्ट विजिट प्लेसेस इन इंडिया, कि ये तो मस्ट विजिट, एक बार तो जाना चाहिए। पॉपुलर हो नॉन पॉपुलर उससे मतलब नहीं है। केरला, ओके, जो उसको नाम दिया है गॉड्स ओन कंट्री, सही में दिया। सो केरला में कोई स्पेसिफिक जगह? सर केरला बहुत बड़ा है, मतलब आप सोचो कि हाँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ कोई स्पेसिफिक। आप कोवलम जाइए, आप एलेपी जाइए, कहीं भी जाइए, इट्स ब्यूटीफुल। लेकिन लाइफ में अगर इंडिया घूमना है तो एक अच्छी केरला की 7 या 8 नाइट की आइटनरी के बिना आप सोचिए मत, एंड इट इज़ अ मस्ट। केरला इज मस्ट। ओके, जयपुर इज मस्ट। जयपुर? जयपुर क्यों? मैं जयपुर से उसके लिए जयपुर इसके लिए सर कि वाइब्रेंट कल्चर अगर आपको देखता हूँ ना अपने देश का, चाहे खाना हो, चाहे पहनावा हो, चाहे बोलचाल हो, चाहे वहाँ महल हो, जो भी हो, ये जो एनआरआईज आते हैं ना बाहर से, हाँ, बड़ा बड़ा राजस्थान, तो इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल सर्कल, जो बेसिकली आगरा, जयपुर और दिल्ली को कंसाइड करता है। ओके, So one of the most popular route for a NRI coming to India for a domestic travel is Agra, Jaipur, Delhi. ओके, Jaipur is very important. Second is Kerala. आपको ये दोनों चीज़ें एकदम हटके हैं। मैंने इंडिया में तो सर आप कहीं भी चले जाओ, वो अपने में एक लाजवाब चीज़ है। हाँ, अलग अलग कल्चर, अलग मेरी चीजें। पर्सनल चीज़ पूछोगे तो मैं इन दो को रेट। हाँ, मैं भी पर्सनली पूछ रहा हूँ। केरला एंड जयपुर, जयपुर हैज़ बीन वेरी क्लोज टू माई हार्ट फॉर एवरीथिंग, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम फूड टू स्टे टू लग्जरी, क्या नहीं है। आप तभी देख लो आज की तारीख में जयपुर हैज़ बिकम इंडियाज नंबर 1 वेडिंग डेस्टिनेशन। ओके, मेरे पास रिटर्न नहीं है, बीइंग यू इनटू दैट। यस, इंडिया का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन आज की तारीख की वेडिंग में जयपुर है। और वो राजस्थानी, वो जो सब कुछ मान मनवा, वो सब चीजें, सर आपको क्या शादी में चाहिए, क्या खाना? राजस्थान में बढ़िया खाना कौन? बड़े खाना नहीं हो सकता। सब कुछ खिलाएगा आपको। क्या बात है, ठीक है। सो जैसे इंडिया में आपने दो बताया, इंटरनेशनली कोई मस्ट विजिट डेस्टिनेशन जो आपको लगते हो? आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, ओके,
मस्ट विजिट जाना चाहिए। स्विट्जरलैंड तो सर अगर यूरोप में कुछ करना है सबसे पहले तो इट हैज़ टू बी स्विट्जरलैंड। और यूरोप अगर कोई टूर करे तो कितने दिन का होना चाहिए? सर डिपेंड करता है, मिनिमम 8 नाइट्स तो चाहिए ही चाहिए। तो आप 2 कंट्री को कवर कर सकते हैं, उसके बाद तो कोई लिमिट नहीं है। मतलब 1 महीना भी कम है, 2 महीना भी कम है, इतना बड़ा यूरोप है। ओके 28 से 32 कंट्री को मिला के यूरोप बनता है आपका। अगर पूरा घूमना है तो कहाँ से होगा। तो उसमें कुछ स्पेसिफिक जैसे कोई कंट्रीज जो आप बोलते हो ये तो जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, वैसे और आप कौन कौन से सजेस्ट करते हो? एम्स्टर्डम स्पेन करते हैं हम बहुत अच्छे से, मोरक्को है, स्विट्ज़रलैंड है, पेरिस है आपका। तो ये सब चीज़ें मतलब माइंड ब्लोइंग से। ओके सो इतना आपका एक्सपीरियंस है, खुद आपने इतना ट्रैवल किया है। सो वर्ल्ड वाइड कौन से ऐसे कंट्रीज है जो मोस्ट लग्जरियस एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं? मोस्ट लग्जरियस एक्सपीरियंसेस के लिए सर वापस पर्सनल चॉइस पे बोलूँगा तो हाँ, मैं सब आपकी वो पर्सनल चॉइस और आपकी एक्सपीरियंस चॉइस ही बोल रहा हूँ। मेरा तो सब तक सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस या तो ऑस्ट्रेलिया में रहा है या स्विट्ज़रलैंड में रहा है। लग्जरियस एक्सपीरियंस तो ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड तो बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मतलब कुछ चीज़ तो ऑस्ट्रेलिया क्यों? एक अलग सी वार्म फीलिंग थी, लग्जरी फीलिंग थी मेरे लिए। इट वाज आउट ऑफ द बॉक्स की, मतलब आई रियली लव द वे थिंग्स मूव अराउंड ओवर देयर। वैल्यू फॉर मनी भी लगा मुझे वो कंपैरेटिवली, लग्जरी भी मिला मुझे। और किसी का बजट रीजनेबल है, सो विच आर द कंट्रीज दे कैन ट्रैवल? बहुत सी कंट्री हो गई सर आजकल तो बजट जैसे? फ्रेंडली में, पॉकेट फ्रेंडली में हम बोले तो हाँ। आपकी बाली हो गई है, वियतनाम हो गया है, जॉर्जिया हो गया है, ये श्रीलंका हो गया है, सिंगापुर हो गया, ये सब बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन में। सिंगापुर इज बजट फ्रेंडली, यस गॉट दैट। ओके सो किसी को सोलो ट्रैवल करना हो, सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कहाँ कहाँ करना चाहिए? सोलो ट्रैवल एक कंप्लीट डिफरेंट सब्जेक्ट है, मतलब इट्स अ बैकपैक थिंग वाला, बैकपैक थिंग वाला वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि सोलो ट्रैवलर क्या कोई ईमान धर्म नहीं होता, मतलब उसके दिल में जो आ जाए ना वो करेगा। वो करेगा। तो इसका अगर आंसर आप मुझे पूछो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा लाइफ में एक बार तो करना। करना ही चाहिए, 100% करना चाहिए। जहाँ पे आपने कुछ भी प्लान नहीं किया है, बस बैग उठा के चल दिया। आपको कुछ नहीं मालूम है कि आज आप कहाँ सोने वाले हो या क्या खाने वाले हो। हिमाचल, उत्तराखंड, ये सब में ज़्यादा सोलो ट्रैवल्स चलते हैं क्योंकि हाइकिंग वाइकिंग सब होती है। तो अगर आप पूछोगे तो वहाँ में मैक्सिमम सोलो ट्रैवलर्स जाते हैं। या लद्दाख का बाइक टूर हो गया कि बस बाइक उठाई, वहाँ पे गए और वहाँ से बाइक टूर स्टार्ट किया और अपने दम पे आप चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो सोलो। कोई फैमिली का प्रेशर नहीं, कोई घर का प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, बस आप चले जा रहे हो। अगर अपने आप को सही में पहचानना है या अंदर से अपनी आवाज़ निकालनी है, या कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो, तो सोलो ट्रैवल इज द बेस्ट। एक बार तो भले ही आप 2 दिन की करो या 4 दिन की करो, मेरा पर्सनल मानना है कि एक लाइफ में सोलो ट्रैवल तो होना चाहिए। तो सोलो होना चाहिए, लेकिन आपसे जो एडिशनल मुझे मिल रहा है वो ये है, उसको प्लान करके नहीं जाना है। कई बार सोलो भी प्लान करके चलते हैं कि भाई मैं एज एजेंट आपको बोल रहा हूँ कि मैं सोलो ट्रैवल प्लान ही नहीं कर सकता आपका क्योंकि आज आपका कहाँ मन अटकेगा और कहाँ नहीं अटकेगा मुझे मालूम ही नहीं है। इट हैज़ टू बी कंप्लीट रॉ, कि बस निकल गया घर से और ये मेरे को एरिया एक्सप्लोर करके विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि मैं आज एक 5 स्टार में रुकने वाला हूँ, कि मैं 5 स्टार के बड़े से शेफ के साथ खाना खाने वाला हूँ। नहीं, उसका असली मज़ा तब आएगा जब वो कंप्लीट रॉ होगा। एक ढाबे में बैठ के आप चाय पी रहे हो, या एक बाइक पे चलते चलते कहीं पे रुक के मैगी खा रहे हो, कुछ नहीं हुआ तो बस बैठ गए रोड पे और पहाड़ों को देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, वो असली सोलो ट्रैवल है। किसी को दिखाने के लिए मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ और खाली रील्स बना रहा हूँ वहाँ बैठे बैठे, वो सोलो ट्रैवल। वो इट इज, वो एक तरह से लोग बोलते हैं ना, वो मेडिटेशन में जा रहे हो, विदिन जर्नी है पूरी, अपने साथ रह रहे हो, अपना जो मन कर रहा है वैसे कर रहे हो जी। सो मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी वर्ल्ड वाइड एंड इन इंडिया? सो वर्ल्ड वाइड का थोड़ा सा रिसर्च मैंने भी किया है सर। इट्स कॉल्ड द लवर्स डीप लग्जरी सबमरीन इन सैंड ल्यूकासा। ओके, प्राइस रेंज समथिंग अराउंड $150,000 to $250,000 per night. ओह, Reason is it is a private underwater hotel suite submerged beneath the Caribbean Sea. ओह, मतलब सबमरीन है, होटल नहीं है, पूरा वो Submarine. समुद्र के अंदर है। Offers 270 degrees panoramic view of the marine life through the thick acrylic walls. मतलब मैं जो इमेजिन करता हूँ, पूरी वो मतलब कांच की पूरी बोर्ड बनी है, उसके अंदर क्या पूरी मरीन लाइफ देख रहे हो। तो दैट इज वाई $1.5 पर नाइट का अप्रोक्सीमेटली उसका रेंज है। तो आपने लग्जरी पूछा तो मुझे भी रिसर्च करना पड़ा थोड़ा सा। ठीक है। और इंडिया में?
इंडिया में सर एक महाराजास पवेलियन है राज पैलेस में जयपुर में, ओके, जिसकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्टिंग 29 लाख रुपीज़ पर नाइट है। और उसकी खास बात 29 लाख, महल है, राजा का महल है। तो 29 लाख रुपए है। उसके अलावा अगर आप देखो तो ओबराइज की आप कोई भी प्रॉपर्टी ले लीजिए, किसकी? ओबराइज की आप ले लीजिए, हाँ, हाँ। सुख विलास हो गया या उदयपुर वाली प्रॉपर्टी हो गई, इन सब का भी अगर आप देखो तो लग्जरीज में, सुपर लग्जरी में आता है। सिक्स सेंसेस हो गई या ओबराइज हो गई, ये दोनों ब्रांड्स ऐसे हैं जो आपको एक सुपर लग्जरी का फील दिलाते हैं इंडिया में। तो दैट इज़ वाई दे आर द बेस्ट इन इंडिया राइट नाउ। ठीक है, एक क्रूज टूर की बहुत बात चलती है। एक तो इंडिया के बाहर तो चलते ही है, इंडिया में रह के किसी को क्रूज टूर करना है तो क्या ऑप्शंस है और क्या तो खाली एक ही क्रूज चलता है, कॉर्डिला, जो बहुत से चलता है। ठीक है, एंड व्हाट इज इट्स एक्सपीरियंस? ये क्या करने लायक है कि जो फॉरेन वाले वही करने चाहिए? अगर आपने फॉरेन का किया है तो आपको कॉर्डिला थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, ओके, बट फॉर 2 नाइट्स वीकेंड हॉलीडे इट्स ओके, इट्स गुड। बट एक्सपेक्टेशन आप फिर वो वहाँ से लेके यहाँ मत जाइएगा। लेकिन किसी ने वहां नहीं किया जो क्रूज एक्सपीरियंस करना, तो इससे वो डेफिनेटली कर सकता है। सजेस्ट कर सकता है वो। आप सिंगापुर के क्रूज को या यूरोपियन क्रूज को अगर इंडिया के क्रूज से कंपेयर करोगे तो आपको रिसर्च मतलब यू विल नॉट फील दैट वाव फैक्टर। ओके, फर्स्ट टाइम क्रूज वाले हैं या आपको सिर्फ एक वीकेंड स्पेंड करना है क्रूज के ऊपर, एक्सपीरियंस करना है, डेफिनेटली येस। क्रूज के साथ कोई टूर मिक्स किया जा सकता है? ये नॉर्मली यूरोपियन क्रूजेस में होता है, जहाँ पे 6-7 नाइट्स का क्रूज़ होता है और साथ में फिर हम 5-7 नाइट्स के पैकेज को भी इंक्लूड करके उसको आइटनरी डिज़ाइन करके सेट कर सकते हैं वो। तो आप एक क्रूज से एक डेस्टिनेशन दूसरे, फिर वहां आप घूम लिए, फिर वापस आगे उस तरह फॉर से। एग्जाम्पल सिंगापुर से रॉयल कैरिबियन क्रूज चलते हैं, ड्रीम क्रूज चलता है। उसके साथ भी लोग यही करते हैं कि पहले 5-7 डेज़ वो सिंगापुर घूम लेते हैं और 3 नाइट का क्रूज़ उसमें ऐड कर देते हैं, तो आपका टूर के साथ क्रूजिंग भी ऐड हो जाती है वो। तो पॉसिबल है, यूरोप में पॉसिबल है, यूएस से पॉसिबल है, सिंगापुर में पॉसिबल है। तो जहाँ क्रूज लाइन है वहाँ पे ये इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स कैन बी इजीली क्लब्ड, नो प्रॉब्लम दैट। ऐसे तो आपने क्वेश्चन आंसर दिया है, लेकिन मैं वापस पूछ रहा हूँ, और भी इसमें नाम अगर आप ऐड करवा दो बेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। एक तो आपने जयपुर बोला है कि वो इंडिया का बहुत बड़ा एक हब बनता जा रहा है, उसके अलावा और कोई? उदयपुर उदयपुर इज वेरी गुड, सुपर माइंड ब्लोइंग। उदयपुर तो सिटी मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है। बट हम बैठे हैं सूरत में और सूरत की बात कर रहे हैं, तो उदयपुर अपने यहाँ से इतना फेमस धीरे धीरे कम होते जा रहा है। उसका सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास में साधन नहीं है उदयपुर पहुँचने का। और भी फ्लाइट्स नहीं है हमारे पास, ट्रेन्स नहीं है उदयपुर जाने के लिए, एक ही साधन बचता है बाय रोड, और 12-14 घंटे लग जाते 12 घंटे बाय रोड में 2 दिन। अच्छा, आजकल क्या हो गया सर नवीन जी, वेडिंग जो होती है ना वो 2 दिन 2 दिन की होती है। हाँ बराबर है, कि आप 2 दिन में सारे प्रोग्राम निपटा के एकदम फुल मजेदार मजे करके निकल जाओ, थर्ड डे वापस आ जाते। थर्ड डे वापस आ जाओ। अब सोचो अगर हम 12 घंटे बाय रोड में किसी गेस्ट को उदयपुर लेके जाऊँ, और 12 घंटे जाना, 12 घंटे आना। सो वो चैलेंज है। इसीलिए उदयपुर धीरे 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 सूरत के लेवल से कम होते जा रहा है। और जहाँ पे आपको साधन, फॉर एग्जांपल जयपुर है, जयपुर में क्या, मेरे को फ्लाइट है, मेरे पास ट्रेन है, मेरे पास बहुत से साधन हैं जयपुर पहुँचने के लिए। इसके जयपुर बढ़ता जा रहा है। गोवा धीरे, ये डेस्टिनेशन वेडिंग की शुरुआत तो गोवा से हुई, गोवा से हुई थी, फिर धीरे धीरे गोवा ख़त्म होता गया, लोगों को नया चाहिए। हाँ लोग नया चाहिए, बराबर है। जयपुर है, जयपुर का आगरा बहुत धीरे धीरे, क्योंकि दिल्ली की फ़्लाइट से दिल्ली से आगरा आप आराम से आ सकते हो, तो दिल्ली आगरा धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। पुष्कर हो रहा है, हाँ पुष्कर बहुत सारी शादियाँ होती है। पुष्कर हो रहा है। तो जहाँ पे मुझे कन्वीनियंस ऑफ ट्रैवल मिल Travel रहा है। है, वहीं पे डेस्टिनेशन वेडिंग सक्सेस होगी। अदरवाइज एटलीस्ट फॉर सूरत पीपल वो नहीं हो सकती। नहीं हो सकता। हाँ बाकी ऐसे अगर देखो तो अदर रीजन से हो सकते अगर हैं। बॉम्बे से किसी शादी उदयपुर में करनी तो पॉसिबल है, 4 फ्लाइट दिन की, उसके बाद उदयपुर पहुँचने के लिए आराम से जाके वो कर आराम सकता है से कर शादी। वो चैलेंज नहीं है उसको। उदयपुर इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डेस्टिनेशन। बट अपने सूरत के हिसाब से आई विल थोड़ा सा बोलूँगा कि जयपुर ज़्यादा, जयपुर हो गया, आगरा हो गया, पुष्कर हो गया, वो ज़्यादा फिजिबल हो जाते हैं। गॉट दैट। कोई ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में कोई स्पेसिफिक आप एडवाइस करेंगे? कब लेना, नहीं लेना, कौन सा लेना, कैसा लेना? सर टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त छेड़ा आपने। मेरा पर्सनल मानना है कि बिना ट्रैवल इंश्योरेंस के ना एयरपोर्ट जाना भी नहीं चाहिए। रूटीन एयरपोर्ट नहीं जाना चाहिए। ओके, डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस के ईयरली पैकेजेस भी आता है अगर आप बहुत ट्रैवल करते हैं। हाँ हाँ, और अगर कम ट्रैवल करते हो, साल में 4 बार 5 बार, तो उसकी पॉलिसी 100 रुपये की आती है। ओके,
हाँ, ट्रेन टिकट बुक करते तो उसको पूछते हैं, फ्लाइट में पूछते तो है ही। ठीक है। हम वो कई बार वो कौन वो इग्नोर करते हैं। तो 100 रुपये की पॉलिसी में 100 रुपये से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फ्लाइट डिलेड, बैगेज लॉस, चेक इन प्रॉब्लम्स, सब कुछ कवर हो जाता है एट अ कॉस्ट ऑफ 100 रुपये। एक बार आप डोमेस्टिक अवॉइड भी कर लो अगर आप करते हो, पर अगर आप इंटरनेशनल जा रहे हो ना सर, बिना पॉलिसी के तो जाना ही नहीं चाहिए। मतलब बिग 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 नो। ओ, तो मतलब ये इंडिया के बाहर पैर रखा रहा हूँ तो मुझे इंश्योरेंस के बिना निकलना ही है, एकदम क्लियर कट वर्डिक्ट। एकदम। क्या आप इस बात को एग्री करोगे कि मेडिकल टूरिज्म इंडिया से सस्ता कहीं नहीं है? 100% एग्री करोगे है। कि जितना मेडिकल सस्ता इंडिया में है, हाँ, कहीं नहीं है। मैं एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैं ये टूर पे हम गए थे स्विट्ज़रलैंड। वहाँ पे हमारी एक भाभी का ऐसे ही गलती से ग्लास टूटने से हाथ में कट आ गया था। नॉर्मल कट, नॉर्मल कट, ठीक है। थोड़ा डीप था बट ठीक है, कट हाँ, था। ठीक कट था। एक ड्रेसिंग से वो हाँ, ठीक हो इंडियन सिस्टम तो हाँ ठीक है वो। एक हाँ, नॉर्मल MBBS डॉक्टर के पास जाके अच्छे से ड्रेसिंग हाँ। करके आप कर सकते हो चीज़ को। तो यही अगर आप इंडिया में एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जाए, वो ड्रेसिंग में कितना रुपया लेगा आपसे? 100-200 अच्छे हॉस्पिटल 1000-2000 ले लेगा। सेट। हमने 38,000 रुपये चुकाए थे वो ड्रेसिंग करने के। आहा, कितने? 38,000 रुपए। आप डॉलर्स को उतना यूरोप को INR में कन्वर्ट किए, 38,000 के आसपास बिल बनता है। हाँ, कुछ नहीं, हमारे पास पेपर्स थे, इंश्योरेंस था हमारे पास, हमने आके क्लेम किया। विद इन 20-25 डेज वो 38,000 हमारे बैंक में वापस आ गए। और पॉलिसी अमाउंट कितना होगा? 500-700। 500-700। सो तो इमेजिन कीजिए, आप अगर जा रहे, ठीक है, आज हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है। मेडिकल लेते हैं। आज मेडिकल पॉलिसी आपके पास है पूरे साल में, हाँ, आप चाहोगे कि उसको क्लेम करना है? नहीं करना, बराबर है। आप नहीं चाहोगे क्लेम करना, बट सेफ्टी इज ऑलवेज बेस्ट। बराबर है। उसी तरीके से ट्रैवल इंश्योरेंस हम बोलते हैं कि ये सेफ्टी कवच है आपके लिए। आप एक दूसरे देश जा रहे हो, कब क्या हो जाए क्या नहीं हो आपको नहीं पता चलता। और बहुत नॉमिनल रेट में हो रहा है। बहुत, अरे करना क्या है, 500 1000 मैं कह रहा हूँ ना, 1000 रुपया इज मैक्सिमम कि यू कैन गेट अ वेरी गुड पॉलिसी ट्रैवल इंश्योरेंस। आप लाखों रुपया खर्च कर रहे हो पैकेज के ऊपर, में लाखों रुपया घूमने पे खर्च, तो 1000 फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1000 रुपये में कहाँ फ़र्क पड़ना है आपको? सो ये जो इंश्योरेंस होता है वो फ्लाइट बुकिंग के साथ होता है, होटल बुकिंग के साथ होता है, या आप जैसे एजेंट से कनेक्ट हो उनको मुझे बोलना पड़ता है? मतलब व्हाट इज द प्रोसीजर? हम भी करते हैं सर, ओके, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके करने के लिए। जब आप इंटरनेशनल जा रहे हैं तो बेसिकली वो पूरा कवर आपका उसमें आ ही जाता है। फ़्लाइट डिले भी आ जाती है, फ़्लाइट का बैगेज लॉस भी आ जाता है, आपका पासपोर्ट इंश्योरेंस भी आ जाता है, आपका मेडिकल भी आ जाता है, बहुत सी चीज़ें कवर होती हैं उसमें। मतलब मेडिकल कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनीज है, ये बहुत अच्छे पैकेजेस बना के देती है जो पूरे टूर को कवर कर लेती है आपके। मतलब ऑनलाइन भी सर्च कर सकता हूँ और किसी एजेंट को भी बोल सकता हूँ मुझे इंश्योरेंस लेना वो है। चीज़ कर सकते हैं। एंड यू हैव वेरी गुड बेनिफिट्स इन दिस थिंग्स एंड वेरी सिंपल प्रोसेस। पेपर वर्क आपका बराबर है। मतलब फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं वहाँ जाके बीमार हो गया, हाँ, लेकिन बीमार हुए उसका पेपर तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। बराबर है। वो तो इंडिया में भी है। वो तो समझे, पेपर तो चाहिएगा ही। करेक्ट। पेपर में ही घालमेल है या पेपर ही सही नहीं है तो कैसे में हो गए? आज किसी का बैगेज लॉस्ट हो गया या किसी का बैगेज डिले हो गया, अब उसने एयरपोर्ट से कुछ लिखाया ही लिखा है ही नहीं तो कैसे होगा? तो प्रूफ कैसे तो मांगे यार, प्रूफ के बिना थोड़ा हो जाएगा। अगर आपका पेपर वर्क करेक्ट है तो क्लेम इज ऑलवेज ऑन टाइम एंड वेरी एक्यूरेट एंड दीज कंपनीज आर वेरी यूज़र फ्रेंडली। सो मैं तो हमेशा पर्सनली अपने सारे गेस्ट को रिकमेंड करता हूँ कि बॉस नहीं होगा तो पैसा मैं दे दूंगा, लेकिन तो इंश्योरेंस लेके जा। बराबर है। और 10-20-25 लाख आप खर्च करने वाले हो, उसमें आपको 5 जने 10 जने 1 जने 1000 रुपया लग रहा है तो कोई बड़ी चीज़ भी नहीं। मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ, ये मतलब एक नॉर्मल 7 डेज के टूर के लिए मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ 1000 रुपये बता रहा हूँ मैं आपको। तो इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, नॉट अ बिग, बट इट शुड बी कंपलसरी इन योर ट्रैवल लिस्ट। गॉट दैट। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर हो आपके दिमाग में, एक्सप्लेन का आप आंसर दे ही, बट अगर किसी को मार्च से मई के बीच में जो स्प्रिंग कहा जाता है तो कहाँ जाना चाहिए? सो जापान, ओ, ये गर्मियों छुट्टियों में जाने वाला है। the most right now popular destination is Japan. ड्यूरिंग दिस टाइम, ओके। जापान हमेशा से सुंदर था, बट हमेशा से थोड़ा सा चैलेंज में खाने को लेके था कि इंडियंस को जो इंडियन फूड है वो जापान में नहीं मिलता था। अगर आप जानते हो जापान वाले नमक भी नहीं खाते हैं, ओके, नहीं, नॉट अवेयर, नमक नहीं खाते वो लोग, बहुत अवॉइड करते हैं वो लोग।
उनके फूड थोड़े ब्लेंड होते थे, ओके स्पाइसेस बिल्कुल नहीं होते थे, ब्लेंड फूड होते थे, तो इंडियंस को हमेशा चैलेंज था ये। पर उनको भी मालूम था कि इंडियंस की टूरिस्ट के बिना कभी भी कोई देश के लिए कुछ दिन बन नहीं नहीं सकता। बढ़ सकता है। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स खुलने लग गए, सब खुलने लगे। उसके बाद जापान ने जो लास्ट 3 साल में जो जंप लिया है एज अ न्यू डेस्टिनेशन फ्रॉम इंडिया वे पीपल आर ईगर टू ट्राई एंड गो इज जापान। ओह गुड, और वो भी ये समर के टाइम पे जाना चाहिए। बेस्ट टाइम टू गो। ओके देन ये सितंबर नवंबर में दिवाली के टाइम पे दिवाली के टाइम पे सर आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, न्यूजीलैंड जा सकते हो, साउथ अफ्रीका जा सकते हो, बाली जा सकते हो, एशियन कंट्रीज जा सकते हो, एनी टाइम। मैं तो आपकी ऐसे ऐसे में क्या है, वो सेल्फ ड्राइव का इतना शौकीन नहीं हो, लेकिन आपकी बात सुन के लगता है न्यूजीलैंड जाना चाहिए। 100 तो सेल्फ ड्राइव, अलग कंट्री में चल रहे हो, अपनी मस्ती से चल रहे हो, वो सोलो फैमिली ट्रैवल जैसा हो जाए, अपनी मस्ती से चल रहे हो, अपनी मस्ती एंजॉय कर रहे हो। अगर सेल्फ ड्राइव एक्सपीरियंस लेना है तो न्यूजीलैंड इज द बेस्ट ऑप्शन। गॉट दैट। और दिसंबर टू फरवरी ठंड के टाइम पे, नॉर्वे, नॉर्दर्न लाइट्स। वो ठंड में जाने का। अगर आप पूछो कि कुछ देखना है और अद्भुत देखना है तो ठंड के टाइम में ही जाने का। ठंड के टाइम पे ही वो नॉर्दर्न लाइट्स दिखती है, और दिखती ही नहीं है वो, अदरवाइज उसका असली मजा ही वो है। सो अगर इस पीरियड में जाना है और एक्चुअल एक्सपीरियंस करना है इंटरनेशनल में, तो इट इज़ दी नॉर्दर्न लाइट्स। इंडिया में करना है हाँ, तो इंडिया में करना, बता दें इंडिया भी, गुलमर्ग, कश्मीर। गुलमर्ग कश्मीर, वो भी दिसंबर जनवरी फरवरी के टाइम पे। गुलमर्ग से बेटर स्वर्ग कहीं नहीं मिलेगा। आप जनवरी फरवरी में जाइए, आप स्नोफॉल हो रहा है, आप उस स्नो का मज़ा ले रहे हैं, उस कश्मीर वैसे ही आप जानते हो जन्नत है। जन्नत कहते हैं, हाँ। उस टाइम पे मतलब मैं तो पर्सनल रिकमेंडेशन बोलूँगा कि गुलमर्ग का असली मज़ा तो जनवरी फरवरी में है। क्या बात है। चलिए, बहुत सारी बातें पूछी, लास्ट एक आपका एकदम, अभी तक आपने पर्सनल एक्सपीरियंस बोला है, आपका रियल पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका कोई एकदम फेवरेट ट्रिप डेस्टिनेशन, कोई ट्रिप आपको याद आती हो जिसके बारे में हम कहना चाहेंगे? तो ऐसे ट्रिप्स तो बहुत सारी थी। आपकी बेस्ट फेवरेट किसी भी टर्म्स में से? तो मैं सोलो ट्रिप ही बोलूँगा एक। लद्दाख पे हम बहुत एक्सटेंसिवली मैं रिसर्च कर रहा था कि भाई उसको एज अ टूरिज्म, ये बात मैं कर रहा हूँ आपसे जब 3 इडियट्स मूवी नहीं आई थी, लद्दाख पॉपुलर नहीं था। लद्दाख पॉपुलर नहीं था, पहलगांव लेक आपका जो मूवी के में दिखाते हैं सब कुछ भी नहीं था। हम उस टाइम पे इसको थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे कि कैसे लद्दाख टूरिज्म को लेके आए। और फेब के महीने में हम फेब के महीने में हम गए थे लद्दाख, -30 डिग्रीज में। ओहो। और लद्दाख ऐसे कौन से टाइम पे जाने का कहा जाता है बेस्ट? सबसे बेस्ट टाइम इज़ जुलाई अगस्त सितंबर। ओके। वहाँ ठंड बहुत कम हो जाती है, बहुत इजी हो जाता है। एंड नॉर्मली पीपल ट्रैवल बिटवीन मई टू सितंबर इज अ गुड टाइम टू ट्रैवल। ठीक है। फेब में तो आप समझिए इस -30 डिग्री जो आप बोल रहे हो। सबसे बेस्ट था कि क्योंकि हम फेब के एंड में गए थे और मार्च फर्स्ट वीक था, और लद्दाख पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय एयर ट्रांसपोर्टेशन के। हाँ। रोड वोड बंद हो जाते हैं, सब बंद हो जाते हैं, कोरियर सर्विस नहीं, कुछ नहीं। मुझे आज भी याद है कि बेसिक चीज़ें जो नींबू हो गई, आलू हो गए, प्याज हो गए, कई बार पूरे लद्दाख में वो भी गायब होते थे। ओ, तो फिर खाना पीना जो स्टोर हो रहा है या जो फ्लाइट से कार्गो के थ्रू आ रहा है उतना ही उनके पास होता था, और फिर भी वो इतने मज़े से रहते हैं, इतनी सिंपल लाइफ रहते हैं। वो 4 दिन 5 दिन लाइफ के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंस मेरे थे। मतलब आई बीन टू ऑस्ट्रेलिया, आई बीन टू यूरोप, आई बीन टू, मतलब स्टिल अगर एक बराबर है, बैक मेमोरी में जाके मैं बात करूँ कि मुझे क्या आज भी याद आता है, तो लद्दाख के 4 दिन, वो 4 दिन लद्दाख के। बिकॉज रात को सोने के लिए पूरा हीटेड कमरा भी था मेरे पास, सब कुछ था, 2 हीटर्स लगे हुए थे, मैं थर्मल पहन रखा हाँ, वो लेयर्स 3 4 5 लेयर लगे हुए हैं। है, 8-10 ब्लैंकेट भी पहन चुका हूँ, लेकिन सांस बंद हो गई थी। -30 डिग्रीज आप और मुझ जैसा नॉर्मल इंसान नहीं जी सकता। एक सज्जन व्यक्ति ने मना भी किया था कि जाना है तो थोड़ा सा 1 आध महीना रुक के और जा, लेकिन थोड़े से यंग थे तो वो जोश में एक्सपीरियंस करने चले गए, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हुई, बट ठीक है, मेडिकल टीम थी, सब थी, ऐसा कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं था, बट क्योंकि हमारी वो कंडीशन ऐसी थी, वो हमारी बॉडी को उस टेम्परेचर को झेलने की आदत नहीं है, इसके लिए इशू हुआ। बट अगर बोलूँगा लाइफ का वो एक्सपीरियंस भी तो था मेरे लिए। चलिए, सो बहुत सारी चीज़ें हमने जानी है, बहुत सारी चीज़ें समझी है, मैं खुद ट्रैवल के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझा हूँ। सो आप लोग अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए
और अगर आपको लगता है किसी के लिए यूजफुल हो सकता है तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर से कीजिएगा।